बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। अच्छा, इंसान की ना दो चीज ऐसी होती हैं, एक आपकी मुस्कुराहट और एक आपकी दुआ। इंसान को हमेशा जो है ये बांटते रहना चाहिए। अच्छा, मुस्कुराहट ऐसी होती है कि आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो है ना, एक आप खाली किसी को मुस्कुराहट भी दिखा देते हैं ना, उससे भी आपको एक पॉजिटिव वाइब आती है। लोगों के हवाले से भी जो है वो आप खुद को भी बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये मुस्कुराहटें, ये मोहब्बतें और ये दुआएं, ये जो दुआ होती है ये एक बेस्ट कनेक्शन होता है और ये एक बेहतरीन तोहफा होता है कि जब आप अपने से रिलेटेड लोगों के लिए दुआ भी कर रहे होते हैं और अपने लिए भी कर रहे होते हैं। हम लोग बहुत सारे मसाइलों का शिकार भी हैं, उलझनों का शिकार भी हैं। मैं हमेशा ये बात करती रहती हूँ कि आपका जो एक अल्लाह के साथ एक कनेक्शन है, उसको हमेशा आपको स्ट्रांग रखना चाहिए। आपका ईमान और तवक्कुल जो है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंसान जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो फिर आप मसाइल और उलझनों का ज़्यादा शिकार होते हैं। तो लिहाजा दुआ ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि दुआ में बड़ी ताकत होती है। जब आप दुआ के अल्लाह से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा अल्लाह को वो चीज़ पसंद होती है कि एक बंदा मेरे से मांग रहा है कोई चीज़, मेरे से दुआ कर रहा है। तो इसी के साथ एक अच्छे मैसेज के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं राना बिलाल यूनुस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। मौसम की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि मौसम जो है अभी तक शदीद गर्म है। अब मतलब मैं कहती हूँ पता नहीं यार सर्दियाँ कब आएंगी, थोड़ा मौसम जो है वो प्लेजेंट होगा। और आप अच्छा, ये वाला टाइम होता है ना अक्टूबर और नवंबर का, ये बड़ा मजेदार मौसम होता था। आज से हम पहले चले जाएं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का शिकार हम लोग हो चुके हैं। अब हम जो है वो गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं। सर्दियों की बात कर लें तो पिछले लास्ट ईयर हम देखें तो सर्दियाँ जो हैं वो अच्छी खासी पड़ी, एक महीने के लिए आई लेकिन अच्छी खासी सर्दियाँ आई। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या आगे सूरत हाल बनती है। आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसके साथ ही जो है अच्छी हेल्दी डाइट, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो बजाय कि हम चीज़ें जो हैं इस तरह की फजूल चीज़ें जिससे कई बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं, तो उससे बचने के लिए यही ज़रूरी है कि हम अच्छे ग़िज़ा खाएं। अच्छा, बिलाल से हम बात करेंगे। इस टाइम जिस तरीके से हम महंगाई से हर बंदा परेशान है, हम बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान है। आए दिन बिजली के बिलों में इजाफा जो है वो देखने को मिलता है। जहां आपको थोड़ा सा हम देखते हैं पेट्रोल की कीमतों में थोड़ी कमी आ गई है या कुछ इस तरीके से डीजल की कीमतों में कमी आ गई है, तो हम फील कर रहे होते हैं यार अच्छा थोड़ी सी रिलीफ। लेकिन आपको जहाँ एक दफ़ा रिलीफ मिल रहा होता है तो वहीं हम देखते हैं कि दूसरी जानिब जो है आपको बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी और बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आ जाएंगे। तो ज़िला इंतजामिया के हवाले से, मेप्को के हवाले से इस टाइम क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये हम तमाम चीज़ें जानेंगे। इस टाइम हमारी जो आवाम है उनको किन मुश्किलात का सामना है ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वफाकी हुकूमत ने माहाना 1 यूनिट से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो रिलीफ दिया था उससे महरूम कर दिया गया। इस हवाले से बताइएगा बिलाल। बहुत शुक्रिया आसमा। वफाकी हुकूमत की जानिब से जुलाई 2024 को जो है वो 7 रुपये 12 पैसे जो है वो फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया गया था। अच्छा, जो ये इजाफा किया गया था, वैसे तो नेपरा की जानिब से आए रोज़ जो है वो एक माह में 2 से 3 बार इजाफा कर दिया जाता है यूनिट में। लेकिन जो छोटे कंज्यूमर्स थे, जो छोटे सारिफ थे, 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने ये जो जुलाई के महीने में इजाफा किया था, इस पर जो है वो सब्सिडी दी थी 50 अरब रुपए की। 50 अरब रुपए की सब्सिडी से 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर जो है वो 3 माह के लिए जो है वो अस्तशनी कर दिया गया था कि जो ये 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा किया गया था उसको जो है वो 3 महीने तक रिलीफ दिया गया था 50 अरब रुपए की सब्सिडी से। लेकिन अब जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर को जो है वो ये रिलीफ ख़त्म हो गया है। 3 माह का जुलाई से स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 1 अक्टूबर तक था। अब जो है वो बिजली के बिलों में मजीद इजाफा हो गया। अब 7 रुपये 12 पैसे जो है वो 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो कंज्यूमर है उसमें इजाफा हुआ है। तो तकरीबन 30 रुपये
जो है वो 7 पैसे तक जो है वो फी यूनिट में जो है वो हमें देखने में आ रहा है कि 1 यूनिट 30 रुपए का पड़ रहा है। अगर हम बात करते हैं स्लैब वाइज, तो इस वक्त जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में सार्फिन है उनका अलग रेट रखा गया, जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने वाले सार्फिन है उनका अलग रेट रखा गया, और जो लाइफ लाइन सार्फिन है उनका रेट जो है वो अलग रखा गया। अब अगर हम नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सार्फिन की बात करते हैं, तो जो 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने वाला कंज्यूमर है, जिसके 6 माह में 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट भी कंज्यूमर होते हैं, और 200 यूनिट से ऊपर जिस सारिफ के 6 माह के दौरान जो टेन्योर होता है उसमें अगर यूनिट्स बढ़ जाते हैं वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल होता है। उन सार्फिन का जो बिल है वो अब ये 7 रुपये 12 पैसे इजाफे के बाद जो रिलीफ ख़त्म हुआ है उसका बिल जो है वो तकरीबन 1 यूनिट का 23.59 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दिया गया फ़ी यूनिट। अच्छा, इसके अलावा जो और बेसिक टैक्स लगते हैं बिल के ऊपर, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स है, क्वार्टरली एडजस्टमेंट टैक्स है, और दीगर किस्म के 8-10 किस्म के टैक्सेस शामिल हैं। अब 23 रुपये जो एक छोटा कंज्यूमर था या जो एक छोटा ताजिर था जिसके घर में एक पंखा, एक बल्ब और या एक मोटर, इवन के जिसके घर में फ्रिज भी नहीं है, एसी भी नहीं है, उसका बिल जो है वो तकरीबन 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट से बल्कि ऊपर ही चला जाता है। अब ये वो कंज्यूमर है जिसके पास खाने के 2 वक्त रोटी के पैसे नहीं है, जिसका ये बिल जो है वो 23 रुपये फी यूनिट के हिसाब से आएगा। इसी तरह जो 100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने वाला कंज्यूमर है, उसका भी जो है वो 7 रुपये 12 पैसे इजाफे के बाद जो है वो पहले ऑलरेडी इजाफा हुआ था फी यूनिट में, अब उसका 30 रुपये 7 पैसे जो है वो फी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा, इसी तरह जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने वाले सार्फिन हैं उनका जो इजाफा किया गया है वो 3 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से स्लैब वाइज सिस्टम बनाया जाता है या नेपरा की तरफ से, जैसे 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक और बिल है, 200 यूनिट से 300 यूनिट तक कंज्यूमर का और बिल आता है। इसी तरह जो है वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने वाले कंज्यूमर का 1 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले का जो है वो 3 रुपये 95 पैसे इजाफे के बाद जो है वो फी यूनिट 11 रुपये 69 पैसे जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह 101 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड कैटेगरी सार्फिन के जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं उनका जो है 4 रुपये 10 पैसे इजाफे के बाद जो है वो फी यूनिट 14 रुपये 16 पैसे मुकर्रर कर दिया गया। अच्छा, जो लाइफ लाइन सार्फिन है जिनका यूनिट कभी 100 यूनिट से ऊपर गया ही नहीं है बिजली का बिल, वो छोटा कंज्यूमर जो है जो बिजली इस्तेमाल ही नहीं करता, ना होने के बराबर जो बिजली इस्तेमाल करता है, उनको जो है वो जो कीमतें हैं उनकी बरकरार हैं। उनकी कीमतें जो है वो लाइफलाइन सार्फिन जो है वो उनका 3 रुपये 95 पैसे ऑलरेडी जो है वो फी यूनिट के हिसाब से कीमत चार्ज हो रही थी, अब उनकी वही मुकर्रर है 1 यूनिट से लेकर 50 और 50 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला जो लाइफलाइन सार्फ है उसको जो है तकरीबन 7 रुपये 74 पैसे ऑलरेडी कीमतें मुकर्रर की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, और नेपरा की जानिब से वही कीमतें बरकरार रखी गई हैं, उनकी कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। अब देखिए कीमतें जैसे आए रोज़ आपने बताया स्टार्ट में कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तो आहिस्ता आहिस्ता कमी देखने में आ रही है, लेकिन बिजली की कीमतें जो है वो वहीं मुसलसल बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अब पिछले ही दिनों जो है वो नेपरा की जानिब से 2 रुपये कुछ पैसे एक इजाफा किया गया है, इसी तरह उससे पीछे चले जाएं तो 1 रुपये कुछ पैसे इजाफा किया गया है। अब ये जो छोटा कंज्यूमर था या जो छोटा ताजिर था इस हवाले से उसमें जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है कि अब छोटा जो गरीब आदमी है, अब देखें लोगों के लिए तलीमी अखराजात बच्चों के पूरे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं, हाउस रेंट अदा करना मुश्किल हो गया है, वहीं बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गए हैं। पाकिस्तान की जो एक आम आदमी की जो तनख्वाह है वो 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये तनख्वाह है। अब बिजली के बिल जो है वो अब ये जो रिलीफ से महरूम किया गया है आम आदमी को, जो छोटा ताजिर है, अब 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक जो कंज्यूम करेगा जो सारिफ या जिसका नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएगा, उसका बिल जो 2000 रुपये या 2500 रुपये आ रहा था वही बिल जो है वो 200 यूनिट तक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है जो उसका तकरीबन 6000 से अबव हो जाएगा। सही। अब बिजली के बिल अदा करना पहले ही ज़्यादा बहुत मुश्किल हुए थे,
अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, गरीब आदमी पे बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी हुकूमत से और यही मुतालबा आवाम करती दिखाई देती है जब भी हम बाहर निकलते हैं, जब भी हम इस हवाले से रिपोर्ट्स करते हैं कि लिहाजा हुकूमत को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत को गरीब आदमी का सोचना चाहिए। जब हुकूमत बनने से पहले तो हुक्मरान बड़े दावे करते हैं कि आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, आवाम को बिजली के बिलों में जो है वो हमारी पंजाब की यूनिट के बारे में हम बात करें तो ये नारा बहुत ज्यादा, वजीर आला पंजाब जो मरियम नवाज है और बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन है इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि जब गवर्नमेंट नहीं बनी थी कि जो 300 यूनिट तक कंज्यूम करने वाला सारफ है उसको जो है वो बिजली का बिल नहीं आएगा, उसका बिजली का बिल जो है वो वफाक की गवर्नमेंट पे करेगी या सूबे की गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन इस तरह की ये दावे जो है वो सारे दरे के दरे रह गए हैं, गरीब आदमी वही जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है। अब गरीब आदमी तो हुकूमत से यही तवक्कुआत रखता है या हुक्मरानों से जिनको जो है वो वोट देकर हुक्मरान अपना जो है वो हुकूमत बनवाते हैं, वही जो है हुक्मरान उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते जब हुकूमत में होते हैं। जब हुकूमत में नहीं होते, अपोजिशन में बैठे होते हैं, आवाम के लिए आवाज उठा रहे होते हैं। अब आवाम यही भूल जाते हैं ना जब भूल जाते हैं कि भाई, तो ये हम बरसों से ये चीज देखते आ रहे हैं कि जब भी कि इख्तियारात जब आपको मिल जाए या कोई ओहदा मिल जाए तो फिर वो जो आप एक आम इंसान सोच को लेकर चल रहे होते हैं या उनके मसाइलों को एक लेकर चल रहे होते हैं आवाम के, तो वो आप भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। वो फिर आप अपने फायदे और अपने जो चीजें हैं उनको पहले मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद जी, मोहम्मद आबिद जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी बात हो रही तो में के गरीब जो आमदन है वो 25 है। ये तकरीबन सिर्फ ये तो एक आप महदूद लोग हैं जिनकी इतनी आमदन है। आमदन तो लोगों की जो टेबल मैन है, ये जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, उनकी 8 से 12 घंटे ड्यूटी पर उनको 18 से 20,000 22,000 मुश्किल से दिए जाते हैं। और 200 यूनिट जो है वो गरीब आदमी के लिए ऐसे है कि आप बेहतर समझ सकते हैं, जिस घर में 2 पंखे इस्तेमाल हो रहे हैं ना और एक फ्रिज है मिसाल के तौर पर, तो उस गरीब आदमी का 200 यूनिट आराम से हो जाता है। अब जब 200 प्लस यूनिट जाता है तो बिल 8 से 10,000 है। जिस आदमी की आमदन 18, 20,000 22,000 है, वो मुझे ये बताएं कि 10 से 12,000 बिजली का बिल देने के बाद अपने बच्चों को कैसे रोटी खिलाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये अब ये एक और चीज भी मेरी नजर में मुझे ये समझ नहीं आती, जिस गरीब आदमी के पास मकान भी अपना नहीं है, वो 8 से 10,000 अगर रेंट देगा, 10 से 12,000 बिल भरेगा तो अपने बच्चों को कहाँ से लाके खिलाएगा? बिल्कुल सही बात है, ये एक रियलिटी है जी। हाँ जी, जी जी। तो ये एक और मैं कथा कलामी की माफी चाहूंगा, एक और बात मुझे समझ नहीं आती, हुकूमती लेवल पर जब भी बात होती है वो ये बात होती है कि मजदूर की तनख्वाह 30 से 35,000 या 40 से 50,000 होनी चाहिए। कभी इन को जाके चेक किया कि फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को क्या तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनकी क्या आमदन है और वो किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? और इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है फॉर एग्जाम्पल, उसमें ये जिन लोगों को पैसे दे रहे हैं कभी इन्होंने उनको जाके चेक किया कि वो वाकई हकदार है कि नहीं है? सही बात है। यहाँ हमारे इलाके में एक घर है जिनकी प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो सब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं। जो हकदार है मेरे घर के बिल्कुल सामने बेवा है, 2 बच्चियां हैं और बेटा भी कोई नहीं है, कमाने वाला भी कोई नहीं है, वो बेचारी आज तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 रुपया नहीं ले महरूम होंगी। बिल्कुल ऐसे जी। तो इन लोगों को बिल्कुल भी हुकूमत जो है ना, मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह सियासतदान हजरात है, ये समझ से बालत है गरीब आदमी के बारे में, उसकी आमदन के बारे में, ठीक है भाई, के बारे में। भाई आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आपकी राय का। हम बिल्कुल इस हवाले से बात भी करेंगे। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन।
अच्छा, जिस तरीके से कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, जाहिर सी बात है हर इंसान जो है इस टाइम उसके लिए सरवाइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है, क्योंकि हम अच्छा बात करते हैं कि यहाँ पर जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे इदारों में लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 20 से 25 हज़ार रुपये हैं। मतलब जो एक हुकूमत की तरफ से फिक्स की गई हैं 37,000 जो है वो एक मजदूर की तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है जितने भी इदारे जिसमें लोग काम कर रहे हैं उनको 20 से 25 हज़ार से ऊपर नहीं दिया जाता। और अगर हम हुकूमत की तरफ से कोई बात करने की कोशिश की जाए तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट तो कभी हुआ भी नहीं है, और ना ही कभी कोई चेक एंड बैलेंस हुआ है कि कोई हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का बंदा आए या इदारे की तरफ से कोई इस तरह का बंदा आए जो चेक करे कि आया यहाँ पे जो मुलाजिमीन काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो 37 हज़ार। क्योंकि बात बड़ी ठीक थी कि हमारे बिजली के बिल जो हैं, अब मैं खुद की अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं सोलर भी लगवाने के बावजूद जो है वो मेरे में बिल जो है वो 15 से 20 हज़ार मेरा बिल आ जाता है। बिल्कुल, तो मुझे वो एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा होता है। जैसे कॉलर था हमारे साथ मौजूद, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हर बजट में जो है वो एक मजदूर की अनस्किल्ड पर्सन की जो तनख्वाह है वो 37 हज़ार रुपये, जैसे आपने बताई। जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर्स, उनकी तनख्वाहें तो रजिस्टर्ड में जो मेंटेन की जाती हैं वो 37 हज़ार रुपये होती है। जो उनको मिलती है, जो उनके अकाउंट में जाती है या उनको बाय हैंड जो तनख्वाह देते हैं वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान होती है। अब गवर्नमेंट ने, आपने बात की कि इस पे अमल दरामद ना, कि गवर्नमेंट ने जो अदारा बनाया हुआ है लेबर डिपार्टमेंट, इसने इस चीज़ पे अमल दरामद करवाना है कि वर्कर जो काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री रजिस्टर्ड है या नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे जो टैक्स कटौती होती है एक फैक्ट्री मालिक से, जो जिसने भी एक फैक्ट्री बनाई हुई है उसमें जो वर्कर काम कर रहा है वो लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये चीज़ें बावर करवानी है लेबर डिपार्टमेंट ने। लेबर डिपार्टमेंट इस चीज़ को चेक ही नहीं करता कि एक आम आदमी जो है वो उससे खुद जाके पूछता नहीं है कि आपको तनख्वाह कितनी मिल रही है। अगर पूछ भी ले, अगर एक लेबर बता भी देती है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है। आप देखिए, अगर एक कोई वर्कर है वो लेबर डिपार्टमेंट चले जाता है, जाके किसी डायरेक्टर लेबर को बताता है या डिप्टी डायरेक्टर लेबर को या असिस्टेंट डायरेक्टर को कि मेरी तनख्वाह जो है वो 25 हज़ार रुपये है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 37 हज़ार रुपये है। लेकिन ना ही तो हमारा लेबर डिपार्टमेंट उसका साथ देता है और ना ही जो फैक्ट्री मालिक है उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार है, बल्कि उस वर्कर को जो है वो जॉब से ही निकाल दिया जाता है। अब इस चीज़ को जो है वो गवर्नमेंट भी हमारी हर बजट में, जैसे ही बजट आता है तो ये बताया जाता है जी कि इस बार जो है वो एक अनस्किल्ड पर्सन की तनख्वाह जो है 6 हज़ार रुपये या 7 हज़ार या, अच्छा फिर 6-7 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होता। एक साल में जो है वो आप देख लें, पेट्रोल की कीमतें, LPG की कीमतें, आटा, चीनी, घी, जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे आपने बात की, फिर बिजली के बिल, इवन के लोग सोलर पे चले गए फिर भी बिल आ, अच्छा फिर सोलर पे इवन के लोगों ने अपने पैसों का सोलर लगवाया, लाखों रुपया लगा के सोलर लगवाते हैं, उसके ऊपर बिल के ऊपर 50 किस्म के टैक्स लग के आ जाते हैं। अच्छा, वो FBR के टैक्स भी जो है वो गवर्नमेंट बिल से ले रही है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी टैक्स भी बिल से ले रही है। अच्छा, जो IPPs के साथ माहिदे किए हुए हैं, IPPs को जो है वो बगैर किसी जो है वो बिजली पैदा किए अरबों रुपया जो है वो, जहाँ पर लिखा हुआ है इजाफी बिल, उसके पास कुछ भी नहीं है, कौन सा इजाफी बिल, वो आपका हर महीने। अच्छा, फिर उसके बाद फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स लगा के जो है वो बिल के हिसाब से आपको जो है वो अदा करना ही करना है। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देखें कि अगर एक आम आदमी उस चला जाता है, वो जाए तो जाए कहाँ, कि ये इतने सारे टैक्सेस हैं। अब वो जो टैक्स अदा कर रहा है उसके मुतबादल उसको वो चीज़ नहीं मिल रही आम आदमी को। अब जो चंद एक खानदान है, जो चंद एक हमारे मुल्क पे मुसल्लत किए हुए हैं, वो जो है वो इस हमारे पाकिस्तान को जो है वो लूट के खा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो अपने खून पसीने की मेहनत करके जो टैक्स सारा इकट्ठा होता है वो सारा जो है वो इन चंद खानदानों को चला जाता है। हमारे जो बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, अब वो ये जैसे आम आदमी को रिलीफ से महरूम किया है 1 यूनिट से 200 यूनिट तक। आप देखें, इन्होंने आम आदमी को भी हुकूमत ने बख्शा नहीं है कि चलें इनको रिलीफ दे देते, या जो यूनिट में बुनियादी टैरिफ में इजाफा किया है उसको खत्म कर दिया जाता। आवाम को जो है ये सब्सिडी के नाम पे जो है वो, देखिए इन्होंने ही कीमतें कम करनी है, इन्होंने ही कीमतें बढ़ानी है। एक तरफ कीमतें बढ़ा देते, दूसरी तरफ आवाम को खुश करने के लिए बताते हैं जी कि हमने आपको
इतने अरब रुपए की सब्सिडी दे के जो है वो रिलीफ दिया हुआ है। ये फिर दूसरा कॉलर की ये भी बात थी कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट, अब वो खानदान जो बिल्कुल जिनके पास वसाइल ही नहीं है, जो यतीम बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं, या फिर कोई ऐसा सोर्स उनके पास मुतबादिल सोर्स नहीं है, वो कुछ करना भी चाहती हैं तो उनके पास कोई जॉब नहीं है, अच्छा उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो है वो नाम आना चाहिए। अच्छा, लेकिन सफारशी कल्चर है यहाँ पे भी। यहाँ पे कितनी खवातीन धक्के खा रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जो बेचारी बहुत बूढ़ी होंगी या बहुत कोई बेवा होगी, तो वो खवातीन जो हैं वो निढाल होके पड़ी होंगी। पिछले दिनों एफआईए ने कार्रवाई की है, उसमें बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजमीन की जो है बेगमात जो थी वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड थी। इवन के जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो वहाँ पे ऑफिसरान हैं तैनात किए हुए, उनके जो खानदान है, उनके पूरे के पूरे खानदानों को जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नवाजा जा रहा है। अच्छा, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर खवातीन हो भी जाती हैं, शामिल हो भी जाती हैं, उनके पैसे आ भी जाते हैं, 3 माह बाद जो है वो पैसे मिलते हैं उनको। 3 माह के बाद जो खवातीन जाती हैं वो तकरीबन 2-2, 3-3 दिन जो है वो लाइनों में जाके लगती हैं, सुबह से बैठती हैं, ना ही तो वहाँ पे जो रिटेलर बैठे हुए हैं जो पैसे निकाल के देते, एक तो पैसों की कटौती की जाती है। हमारी इंतज़ामिया, हमारे अदारे, हमारी जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के अफसरान, हमारे जो मुतलका वहाँ के हुक्मरान हैं, जो वहाँ के मेंबर्स मुंतखब होते हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, वो कहाँ होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। खवातीन बेचारी सुबह जाती हैं, शाम तक बैठी रहती है, ना तो पीने का पानी वहाँ पे मौजूद होता है, ना कोई बैठने के लिए जगह मौजूद होती है, इवन के रोड्स पर बेचारी बैठी रहती है, सारा दिन बेचारी धक्के खा के आती हैं। अच्छा, फिर दूसरा जो रिटेलर की तरफ से बहाना बनाया जाता है, वो ये बहाना बनाया जाता है जी कि इंटरनेट स्लो है और उसकी वजह से जो है वो डिवाइस काम नहीं कर रही, अभी आपके पैसे नहीं निकल सकते, कल को आइएगा, परसों आइएगा। इस तरह हमारा पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ पड़ा है। कहीं भी जो है हमारी हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती, कहीं भी जो है हमारी हुकूमत किसी चीज पे भी जो है वो अमल दरामद करवाती, या हमारी मुल्तान की इंतजामिया या हमारे मुल्तान के जो अदारे हैं वो भी अपना काम जो है, जो उनका अपना काम है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम जो है वो दरबदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुकी है। तो यही अवाम का मुतालबा होता है हमारे हुक्मरानों से। हमारे हुक्मरान तो खुद वो अपनी, अब देखें पिछले दिनों IMF प्रोग्राम से पैसे मिले, उससे जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने तकरीबन जो है वो 26 नई गाड़ियां जो है वो मंगवाने की असम्बली भेज दी है जी। वो तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं। अब गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, या अपनी आए रोज जो है वो कहीं वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से लाइफ और एक फुल अप प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल सिस्टम जो है हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर गया है। मतलब अगर हम यहाँ पर अपने प्रोटोकॉल खत्म ही नहीं करना चाहते, ये चीजें हम देखते हैं कि हम जितने हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर हमारे जजेस हैं, माजरत के साथ ये यहाँ पर अवाम को ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई लोग जा रहे हैं तो इस तरह से लोगों को हटाया जाता है, जिस तरह से जो है वो बहुत कोई क्या मैं इस बात में बारे करूं कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। मतलब लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि कोई वैल्यू ही नहीं है कि इंसान की, कि एक बंदा जा रहा है या बच्चे जा रहे हैं स्कूल के लिए, आपने इस तरह से हॉर्न बजाते हुए और अपने आप को फुल ऐसे प्रोटोकॉल के साथ के गाड़ियां ही गाड़ियां जा रही हैं, लोग मतलब परेशान हो जाते हैं, यार हो क्या रहा है, 10-10 मिनट के लिए ट्रैफिक जैम कर देते हैं, बाकायदा तौर पर रूट्स लगते हैं। ये चीजें कब खत्म होंगी? जब हमारे मुल्क का ये निज़ाम बेहतर होगा। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जहाँ इतने सारे मसाइलों, इतने सारे बिजली के बिलों की बात हो रही है, वहीं हम गैस के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम जो है गैस की लोड शेडिंग, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम तो वैसे ही गैस से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, फिर हम बिलों में देखें तो वहाँ पर भी हमें इजाफा नज़र आता है कि गैस की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया जाता है। फिर अभी करंट अगर सिचुएशन देखी जाए तो आए दिन हम देख रहे हैं कहीं जो है वो गैस पाइप लाइन का कोई ना कोई इशू होता है। रोज जो है इदारे से कुछ लोग आए हुए होते हैं, आप खुदाई जारी होती है, कहीं पर गैस आ रही है, कहीं पर गैस नहीं आ रही। मैं खुद भी इसका शिकार रही। हमारे तो खुद घर में जो है वो 1-1.5 हफ्ते से गैस नहीं थी, तो जाहिर से लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। जो लोग सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर सकते, या जिस तरीके से बाहर से हम LPG की बात करें तो वो उसकी कीमतों में इजाफा है।
इतनी महंगी जो है, अब आप बाहर से आप सिलेंडर भरवा कर लाएंगे तो वो कितने दिन सिलेंडर जो है वो आपको चल जाएगा? मेरे ख्याल में 1 दिन या 2 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं। बिल्कुल आसमा, एक तरफ तो गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, दूसरा तरफ एलपीजी की कीमतों में जो है वो आए रोज ओगरा की जानिब से और वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाफा देखने में आता है। दूसरा, गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का जो है वो मुल्तान शहर में तो सामना है ही है। खास तौर पर मुल्तान के पोश इलाके जो हैं या फिर अंदरून के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ये मुल्तान और रावलपिंडी ऐसे 2 पहले स्टेशन थे जहाँ पे गैस की पाइपलाइन सबसे पहले डाली गई। तकरीबन 66 साल हो गए गैस की पाइपलाइनें डाली, और जो गैस की पाइपलाइनें डाली गई थी वो भी लोहे की पाइपलाइनें थी। अब वो बहुत सारी ऐसी पाइपलाइंस हैं जिन्हें तब्दील ही नहीं किया गया वक्त के साथ, फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से या कोई और वजूहात, हमारे डिपार्टमेंट्स की नाअहली या फिर गफलत समझ लें कि टाइम के हिसाब से चीज़ें तब्दील नहीं की गई। अब गैस की जो पाइपलाइनें बोसीदा होने की वजह से बहुत सारी ऐसी गैस की लाइनें हैं जहाँ से लीकेज के मसाइल का सामना होता है। हाँ। लीकेज जब होती है तो अक्सर गैस का प्रेशर कम हो जाता है या फिर गैस की लोड शेडिंग होती है। अब शेड्यूल ये रखा गया है कि जो गैस का शेड्यूल है वो सुबह के टाइम जो है वो 2-3 घंटे का शेड्यूल है, या दोपहर में 1-1.5-2 घंटे, और तकरीबन दिन में जो है वो गैस 8 घंटे गैस दे रहे हैं और 16 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अब 8 घंटे से जो गैस होती है, जो रूटीन के हिसाब से किसी ने स्कूल जाना है बच्चों ने या फिर दफ्तर के टाइम जाना है, उस टाइम अक्सर गैस नहीं होती कि किसी का 9 बजे का दफ्तर का टाइम है तो खाना जो है वो फ्रेश बनाना है, तो गैस जो है वो सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक गैस होती है, फिर 9 बजे गैस चली जाती है। ख़वातीन के लिए बड़ा मसला है। ऊपर से जो एलपीजी की कीमतें जो है वो अभी सर्दियाँ आई नहीं है, जैसे आपने बताया कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर या एलपीजी की कीमतें इजाफा होता है। हाँ। अभी गर्मी है, अभी गर्मी है, अभी सर्दियाँ नहीं आई मुल्तान में, तो एलपीजी जो है वो पिछले 1-2 दिन पहले जो है वो ओगरा की जानिब से 7 रुपये 31 पैसे जो है वो फी किलो के हिसाब से जो है वो इजाफा किया गया है, जिसमें अब गैस जो है वो 7 रुपये इजाफे के साथ तकरीबन 251 रुपये 30 पैसे की कर दी है। अब गैस की कीमतें एक तरफ ये लोड शेडिंग और कम प्रेशर है, दूसरा गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से जो खासतौर पर घरेलू सारफ है जिनके घर का जो है वो गैस आती ही नहीं है, एक तो वो गैस के बिल पहले बहुत कम होते थे, अब पिछले 1 साल के दौरान जो है वो गैस की कीमतें 3 से 4 बार बढ़ी हैं। तकरीबन एक बार 400% इजाफा हुआ है, एक बार 200% इजाफा हुआ है और एक बार 100% इजाफा हुआ है। अब जिसका बिजली गैस का बिल जो था वो तकरीबन 250-300 रुपये आता था एक जिस घर में गैस इस्तेमाल करता था, इवन कि गैस भी ठीक होती थी, गैस भी टाइम से आ जाती थी और तकरीबन 10-12 घंटे गैस होती थी। अब गैस भी नहीं है, गैस की लोड शेडिंग भी है, गैस के बिल भी मेरा ख्याल है जिसका 200-300 बिल था गैस का वो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये बिल है, और ऊपर से एलपीजी महंगी है। अच्छा, एलपीजी से एक तो घरेलू सारे परेशान है, दूसरा जो खास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स हैं या फिर जो दुकानदार हैं, दुकानदार और रिक्शा ड्राइवर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान है। खासतौर पर रिक्शा ड्राइवर्स जो गैस इस्तेमाल करके रिक्शा इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी इस्तेमाल करते हैं अपने रिक्शों में। अच्छा, रिक्शा ड्राइवरों से जब भी बात होती है, रिक्शा ड्राइवर जैसे हमने पहले बात की कि वो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 से 2,000 रुपये सारा दिन अगर वो काम करता है फील्ड में, सारा दिन जो है वो काम करके 2,000 रुपये कमाता है, तो जो उसकी एलपीजी इस्तेमाल होती है वो 2 से 3 किलो जो है वो एलपीजी इस्तेमाल हो जाती है। तकरीबन 1,000 रुपये की एलपीजी इस्तेमाल होती है और सारा दिन काम करने के बाद जो है वो 1,000 रुपये बचा के जो है वो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा होता है। रिक्शा ड्राइवरों का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो सवारी है हमारी, वो जो एक मखसूस जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है आपने, तो उसके लिए मखसूस किराया रखा जाता है कि जी कि इतना किराया जो है वो आपके सवारी के हिसाब से। अब सवारी वहीं पे खड़ी है और एलपीजी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, दीगर अखराजात हर चीज़ में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। वहाँ पे ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स परेशान होते हैं। कई बार रिक्शा ड्राइवर यूनियन की जानिब से एहतजाज भी किया जा चुका है कि एक तो ओगरा की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है उस रेट पे गैस मिलती नहीं है, तकरीबन अब 251 रुपये 30 पैसे जो है किलो के हिसाब से एलपीजी का रेट मुकर्रर है। लेकिन जो दुकानदार बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ स्टेशन जो बनाए हुए हैं, उन्होंने मनमानी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। सरकारी जो रेट है उस पर तो वो अमल दरामद करते ही नहीं है। वो अब जो दुकानदार है वो कहते हैं, जब उनसे बात होती है, वो तकरीबन 40 से 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो रेट इजाफा करके जो है वो मार्केट में सेल कर रहे होते हैं।
जब हम दुकानदारों से बात करते हैं तो दुकानदारों का ये कहना होता है कि जो प्लांट से गैस लेके आते हैं वो सिलेंडर में, एक दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा गैस कितनी जो है वो सेल कर लेगा, दिन में जो है तकरीबन 4 से 5 सिलेंडर जो है वो सेल कर देगा, 40 से 50 किलो। वो कहते हैं हम फी किलो के हिसाब से जो है वो 10 रुपये रखते हैं। प्लांट से जो गैस हमें मिलती है वो ओगरा के रेट के मुताबिक मिलती ही नहीं है। हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मुल्तान है या जो भी, अच्छा फिर डीसी है, कमिश्नर है, हमारे जो सिविल डिफेंस के जो महकमा है, ये तमाम महकमे जो हैं वो हमारी इंतज़ामिया जो ना ही तो प्लांट वालों के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई करती है कि जो ओगरा का रेट मुकर्रर किया गया है उस रेट पे जो है वो गैस दी जाए, और ना ही जो है वो दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नज़र आती है कि दुकानदार जो है वो उस रेट पर जो है वो गैस जो है वो रिक्शा ड्राइवर्स को या घरेलू सार्फ जो ये एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक तो गैस ना आने की वजह से, गैस के कंप्रेशर लोड शेडिंग की वजह से जो है वो जब घरेलू सार्फ अपना ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं एलपीजी का, या रिक्शा ड्राइवर्स, या फिर आप देख रहे होंगे वैगन्स में भी जो है वो एलपीजी इस्तेमाल हो रही होती है, बड़ी जो गाड़ियां जा रही होती हैं मुसाफिरों की, अक्सर सर्दियों में सिलेंडर फटने के वाक़यात रोनमा होते हैं। अच्छा, ना ही तो हमारी इंतज़ामिया की जानिब से कोई सिलेंडर की जो मटेरियल इस्तेमाल होता है या किसी कंपनी से जो है वो मंजूर शुदा सिलेंडर, जो कोई भी जिसका दिल कर रहा है वो अपना सिलेंडर बना रहा है और उसमें सिलेंडर बना के अपने हिसाब से गैस जो है वो फरोख्त कर रहा है। इस चीज़ पे भी हमारी इंतज़ामिया को कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आए तकरीबन एक साल में अगर हम गुज़श्ता साल की बात करते हैं तो तकरीबन सैकड़ों जानें जो है वो सिलेंडर फटने के वाक़यात की वजह से जा चुकी हैं। लोगों का एक तो जानी नुकसान होता है, दूसरा माली नुकसान होता है। ख़ास तौर पर होटल्स में जहाँ पे ये खाना पकाने का काम होता है वहाँ पे एलपीजी के सिलेंडर्स, बड़े बड़े सिलेंडर्स आपने देखे होंगे वहाँ पे पड़े हुए हैं। अच्छा, सिलेंडर जो है वो साथ ही चूल्हा जल रहा है और साथ ही सिलेंडर पड़ा है, अक्सर गैस की लीकेज होती है, सिलेंडर फटने, अच्छा फिर बंद कमरों में रखे हुए हैं, जब गैस की लीकेज होती है और अक्सर जो है वो सिलेंडर फट जाते हैं। इवन के हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस तरह का, पिछले साल जो है वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में भी इस तरह का एक वाकया रोनमा हुआ जिसमें जो है वो सिलेंडर फटा और हॉस्पिटल का हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि सिलेंडर की वजह से जो है वो काफ़ी इस तरह से जानी नुकसान भी होता है। अच्छा, आए रोज़, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके हवाले से हमारी खुद की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमने जो है वो घरों में किचन के अंदर जो है वो सिलेंडर्स को घुसाया हुआ होता है। बिल्कुल, स्पेशली मुझे खुद भी इन चीज़ों से डर लगता है कि हम लोग इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे होते कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आए रोज़ तो अब ये तमाम हादसा जो हैं वो हो रहे होते हैं, आपकी आंखों के सामने भी हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरह की कोई मैं समझती हूँ किचन से आप हमेशा बाहर ही रखा करें। बिल्कुल, खवातीन जो इस्तेमाल कर रही होती हैं किचन कबर्ड के नीचे कहीं जो है वो, और उन्हें अवेयरनेस भी नहीं होती कि सिलेंडर का इस्तेमाल किस तरह करना है, कि अक्सर जो है वो सिलेंडर का जो है वो लीकेज हो रही होती है सिलेंडर के, गैस जब आप ऑन भी करते हैं तब भी आपको कोई ना कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो रहता है। बिल्कुल रहता है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझने की भी ज़रूरत है, कि अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि किस तरीके से आप अपना ख्याल भी रख सकते हैं। इसी तरह जो है वो हम ये भी अब देखते हैं कि रेलवे स्टेशन जो हमारे यहाँ पर हैं, हम आए दिन इसके ऊपर बात भी करते रहते हैं कि जाहिर सी बात है रेलवे का एक अपना एक निज़ाम होता था जिसको लोग बड़ा इस सफ़र को एंजॉय भी करते थे। मैं हमेशा आज भी मिस करती हूँ कि ट्रेन का जो सफ़र होता था वो बड़ा एक आरामदेह, कंफर्टेबल भी होता था, आप इंजॉय करते हुए भी जाते थे। लेकिन अभी जो ट्रेनों की सूरत हाल है, डर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। पटरी जो है वो आपकी जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो आपके टाइम के हिसाब से इतना खस्ता हालत में अब पाए जाते हैं। आए दिन तो हम देख रहे हैं बग्गियां जो हैं वो ट्रैक से उतर जाती हैं, कितने हादसा हुए हमारे सामने नजर आए। अच्छा, नई ट्रेन्स भी आई तो उनकी भी सूरत हाल जो है बिल्कुल आसमा, यही बात पूरा दुनिया में इस वक्त रेलवे का निज़ाम जो है वो जिद्दत की जानिब गामजान है। अच्छा, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था रेलवे पाकिस्तान की जानिब से कि तमाम पाकिस्तान के बड़े रेलवे स्टेशन पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब करने का फैसला किया गया था आज से 1.5 साल पहले। अच्छा, उसके बाद तमाम बड़े स्टेशन पर जो है वो पाकिस्तान के, इवन के मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स जो थी वो नस्ब की गई थी कि जो मुसाफिर ख़ास तौर पर बाहर से टिकट परचेज करते हैं
1000 रुपये की टिकट 1100 रुपये में मिलती है, इजाफी 100-150 रुपया जो है वो बाहर के जो टिकट देने वाले या रिटेलर वो चार्ज करती हैं। या फिर अगर स्टेशन से आकर टिकट परचेज करते हैं तो अक्सर जो है वो लंबी कतारों का सामना करना पड़ता था, कतार में लगकर जो है वो टिकट परचेज करनी पड़ती थी। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए, मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो है वो आज से 1.5 साल पहले जो है वो वजारत रेलवे की जानिब से नस्ब की गई थी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जहां हमारे बहुत सारे तमाम अदारे जो है वो नाकाम हो चुके हैं अपने जो है वो कंज्यूमर्स को, अपने जिस तरह रेलवे अपने मुसाफिरों को सहूलियात देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, इसी तरह ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि मुसाफिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से, ख़ास तौर पर वो मुसाफिर जिनके पास जैज़ कैश की सहूलत मौजूद है, इजी पैसा की सहूलत मौजूद है या किसी बैंक में अकाउंट उनका मौजूद है, तो वो अपना जो है वो वहाँ पे मशीन पे, उसके साथ एक स्क्रीन भी नस्ब की गई थी, मशीन में जो है वो अपना जैज़ कैश अकाउंट नंबर डाल के जो है वो खुद ब खुद ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकता था। और उसके साथ एक स्क्रीन नस्ब की गई थी जिसपे तमाम मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर और जो बड़े ऐसे रेलवे स्टेशन रेलवे के हैं उन पर जो है वो मुसाफिरों, ख़ासतौर पर ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से, ट्रेनों के टाइम टेबल के हवाले से, ट्रेन के अंदर जो बोगियाँ मौजूद हैं उनके अंदर कितने मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, अगर सफ़र कर रहे हैं आप कहाँ पे जो है वो सीट बुक करवाना चाहते हैं, उस पर हर चीज़ मेंशन हो रही होती थी कि यहाँ पे जो है वो स्पेस खाली है। और इसके साथ इस चीज़ को तो किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन अभी तक फाल ही नहीं हो सकी, ना ही तो स्क्रीन चलाई जा सकी है रेलवे की जानिब से और ना ही इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के फाल होने से जो है वो फ़ायदा ये होना था, एक तो जो रेलवे का रेवेन्यू है उसमें जो इजाफा होना था, ख़ासतौर पर जो मुसाफिर बगैर टिकट के सफ़र कर रहे होते हैं ट्रेनों पे, टिकट परचेज नहीं करते और ऐसे ही ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, जब वो पकड़े जाते हैं, जो एसटी पकड़ता है या पुलिस का जो अमले के लोग वहाँ पे ट्रेन में मौजूद होते हैं जो टिकट चेक कर रहे होते हैं, अगर वो पकड़ भी लेते हैं तो वो मैनुअल रसीद बना के दे रहे होते हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो ना ही तो अक्सर वो इसमें भी करप्शन होती है कि रेलवे का मुलाजिम खुद ही पैसे लगा के फर्जी टिकट बना के दे दी। अच्छा, इससे ये होना था इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल होने से कि ऑनलाइन टिकट जो है वो वहाँ से जो है वो जैसे ही पैसे इंटर किए जाने थे, कहाँ से, अगर आप मुल्तान से लाहौर का या मुल्तान से कराची का या मुल्तान से फैसलाबाद का सफ़र किया, उसी हिसाब से किराया तय होना था और ऑनलाइन ही टिकट जो है वो मुसाफिर को दे दी जानी थी। अब इस चीज़ को, इस करप्शन को बचाने के लिए रेलवे इंतज़ामिया ने और रेलवे के अमले ने और पाकिस्तान रेलवे ने जो है वो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन फाल नहीं की। तकरीबन इस पे ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपया खर्च किया गया है इस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स पे, लेकिन जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया वो किसी काम नहीं आया। अच्छा, मुसाफिर जो हैं अक्सर हमारे स्टेशन पे आने वाले, जैसे आपने बात की ट्रेन का जो सफ़र था बिल्कुल आसान और पुरसकून, लोग जो है वो इंजॉय करने के लिए ट्रेन को जो है प्रेफर करते थे, ट्रेन के सफ़र को बनिस्बत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, जिस तरह बसों से शोर ऐसा। अच्छा, अब जो रेलवे ने बहुत सारी बदकिस्मती से, हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, हमारे अवाम की बदकिस्मती ये है कि हमारे जो रेलवे के अफसरान हैं वो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, चीज़ों को बेहतर करने के लिए तैयार ही नहीं है, तनख्वाहों के साथ करप्शन भी करते हैं, वो भी पैसे वसूल करते हैं, इनाम भी वसूल कर लेते हैं, कुछ अवाम के लिए, मुसाफिरों के लिए बेहतरी करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुसाफिर, अब वही बात है ना, मुसाफिर यही वजीर से मुतालबा करते हैं या प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि लिहाजा इस चीज़ को बेहतर, वो खुद बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है। वही बात है कि हमारा सिस्टम जो है उस पर चेक एंड बैलेंस होगा, लोग अगर अपने दिल से काम करेंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। और आप कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपको बहुत ही अच्छा गुजरे। हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुकर्रम बदी साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर क्लाइमेट
चेंज से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी शाकिर हुसैन। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, आपको देख लिया सुबह सुबह और डॉक्टर मुकरब से मुलाकात होगी और फिर आपकी सुबह खुशगवार हो गई। क्लाइमेट चेंज की बात है, इधर तो हम गर्मी से मतलब परेशान हाल, इनको देख के खुश हो गए। हाँ चले कहते हैं ना आपकी जो सुबह है वो खुशगवार और अच्छी ही होनी चाहिए। बिल्कुल तो उसके लिए जो है वो जाहिर सी बात है, इंसान कोशिश भी करता है कि आपका दिन जो है वो अच्छे से गुजर भी जाए। शाकिर साहब से हम बात करेंगे इस टाइम जो हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से हम लोग जो है इस टाइम बहुत सारे मसाइलों का शिकार हैं। इस टाइम जो हद देखते हैं पूरी दुनिया में जो है इस टाइम एक कशीदा सूरत हाल बनी हुई है। फ़लस्तीन की बात करते हैं, इसराइल की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो अब सूरत हाल नज़र आ रही है उससे हमारे इस टाइम जो तमाम सूरत हाल है उसको किस तरीके से हम बात करें कि पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल पे कि किस तरीके से बेहतर हो सकती है, हमारे सियासतदान किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम जो है आज जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही जी आपको बता दें कि डॉक्टर मुकरब से हम बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है। इस डे को मनाने का जो मकसद है वो क्या है, इसकी अहमियत क्या है, अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो इस टाइम सबसे ज़्यादा बात आती है कुदरती वसाइल को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बचा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी कितनी बढ़ती जा रही है। हम बात करते हैं जब हम अपने साहिलों समंदरों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर हमें जो कचरे के ढेर नज़र आते हैं, जो हमें प्लास्टिक नज़र आती है, वहाँ लेकर नज़र आता है कि यार हम किस माहौल की तरफ जा रहे हैं। ऐसा माहौल, ऐसी हवा जिसमें अब हम सांस भी जो है वो बड़ी मुश्किल से ले रहे होते हैं। वो प्योर जो एक फ़िज़ा होती थी वो भी हमें अब मुयस्सर नहीं है। तो हम किस तरह अपने नेचर के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से हमारी नेचर जो है वो चेंज हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको ठीक रखने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं, हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं, हम उनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आज के दिन के हवाले से जान लेते हैं, ये दिन जो है वो क्यों मनाया जाता है, इसका मकसद क्या है? जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड नेचर डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और बेसिकली मकसद इसका जो है यही है कि हम देखते हैं कि जी हमारी जो हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि जी इसमें मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्फ्लुएंसेस हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि जी वही एनवायरनमेंट है, वही इलाका जाते हैं और हमारे लिए जो है ना एक टफ एनवायरनमेंट है। और हमारा जो है वो हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि बचपन से हम देखते थे कि ये नेचर ने हमें बहुत सारे वसाइल से मालामाल किया है। और अगर अपने मुल्क को देखें तो हमें पता है कि जी एक चारों मौसम यहाँ मौजूद है। लेकिन अब उसमें देखते हैं कि जी उसी के साथ 4 मौसमों के साथ एक अगला मौसम भी ऐड हो गया जो कि स्मोक का मौसम है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, आबादी में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पानी है, हवा है, हमारे जो लैंड है, ज़मीन है, हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए उनको बड़ा नेगेटिवली जो है ना उनको नुकसान पहुंचाया। और उसमें हम देखते हैं कि जिसकी वजह से अगर वाटर है तो उसकी क्वालिटी एक सब बड़ा बिग प्रॉब्लम है। अगर एनवायरनमेंट में हम देखते हैं तो अब इस वक्त हर पर्सन कॉन्शियस है जी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, हम डेली इस चीज़ पर बड़ा फोकस हो रहे होते हैं। और डेफिनेटली हमारे जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसका इम्प्रूव करने की वजह, इंक्रीज करने की रीज़न यही है कि हमारी जो बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम जो है वो वेस्ट की मैनेजमेंट की तरफ बिल्कुल हमारा फोकस नहीं है। हमारे गलियों में, मोहल्लों के अंदर जो है हम एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसी तरह फूड के अंदर देख लें तो हमारा जो नेचुरल फूड नहीं है, हम जो है वो ऐसा फूड यूज़ कर रहे हैं जो कि जंक फूड है, जो कि अनफॉर्चुनेटली फॉर द शॉर्ट टाइम तो हमें ज़रूर अच्छा लगता है कि लॉन्ग टर्म जो है हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में देख लें तो यंग एज के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, यंग पेशेंट्स जो कि 25 से 30 ईयर्स के हैं और उन्हें डिफरेंट टाइप्स की जो है ना बीमारियां जो हैं जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, हम देखते हैं डायरिया है, देन ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नेचर के खिलाफ थी, हमने नेचर को डिस्टर्ब किया। अल्टीमेटली हम लोग जो है इन सारी चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब भी हो रहे हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हर पर्सन जो है उसको फेस कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। शाकिर साहब से भी जानेंगे। शाकिर साहब, आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा, मैं जब आप इंट्रो में कहा ना कि जिंदगी बड़ी मतलब दिगरगूं हो गई है और ख़ास तौर पे सांस लेना, तो मुझे अपने चचा जो हैं वो शायर थे, नामवर शायर थे, उनका एक शेर याद आ गया हुसैन साहब का कि मेरे लिए तो सांस भी लेना मुहाल है, ये कौन जिंदगी की दुआ दे गया मुझे। अब इस वक्त जो डॉक्टर साहब की गुफ्तगू जब कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि हमें तो अब जिंदगी की दुआ चाहिए, हमने खुद जिंदगी को इतना अपने लिए तंग कर दिया है। अब देखें ना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जंक फूड, पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा और सड़कों पर हर शख्स जो है जिसके पास थोड़े से भी वसाइल है ना, उसने ख्याल नहीं किया अपने बच्चों का। बच्चों के लिए कोई साया नहीं छोड़ रहे हम धूप ही धूप है। अब मुझे याद है कि कोई 30 साल पहले मैं इस्लामाबाद इन्हीं दिनों गया था, तो मुझे वहां पर कोट और स्वेटर और जर्सी वगैरह मुझे पहनने पड़े थे और बहुत शदीद ठंड थी। लेकिन अब तो वहां पर भी अभी सर्दी के कोई आसार नहीं होंगे, शायद मौसम कुछ बेहतर हो गया, लेकिन एयर कंडीशनर और पंखे चल रहे हैं। ये 30 साल के अंदर अंदर सारी तबाही हम लेके आ गए। इसकी जिम्मेदारी हम सब पे बनती है। सबसे पहले तो बतौर वालिदैन के कि हमें अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। दूसरा, जो स्कूल्स लेवल है ना, वहां पर तरबियत का आगाज होना चाहिए। बच्चा वहां से पिक करता है। आप जो करते हैं ना, छोटा बच्चा देख लें, आपके घर में छोटा बच्चा, जो आप कर रहे हैं कि बच्चा वो आपकी कॉपी कर रहा होगा। आप लड़का है, उसके सामने अगर आप सीधा लड़की का बोलेंगे तो सारी जिंदगी वो कोशिश करेगा क्योंकि उसने सीखा ही वही है। तो स्कूल के अंदर आ जाए, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। और दूसरी बात यह कि हम शौरी तौर पर बहुत पीछे जा रहे हैं। सोच वाला आंसर नहीं है। ये जो ट्रैफिक के अंदर बेतरतीबी है, ये अभी हमारे रोही दफ्तर के बाहर पिछले हफ्ते ये जो एक्सीडेंट हुआ है पेट्रोल पंप के साथ, तो एक बच्चा मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकलवा के निकला है और सामने से 2 गाड़ियों की रेस लगी हुई थी रात के वक्त। तो ये क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट तो कानून बनाती है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर साहब को पता है, आपको भी पता है, सारे जमाने को पता है कि उनके शॉपिंग बैग पर पाबंदी है। हमारे यहाँ तो सफे मातम बिछ जाती है। सही बात है। ये क्या हो गया? हम छोटे छोटे होते थे, हमारी माँ जो है हमें वो रुमाल देती थी कपड़े का, तो थोड़ा सा मतलब का नहीं, अब सामान ज्यादा तो ये थैला ले जाए। अब हमें शर्म आती है थैला रुमाल ले जाते हुए। हम सब्जी जो है वो कहते नहीं तो हमें शॉपिंग बैग में डाल कर दे। तो सब चीजें हमने खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। और ये जो वेस्कुलर डिजीज का उन्होंने जिक्र किया, आप जाएं तो सही कार्डियोलॉजी अस्पताल, 13 साल से लेकर 33 साल तक नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है। और ये अब बढ़ता चला जा रहा है। हम इसकी ये बड़ा खौफनाक है। हमने तो चलो, मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, हमने कुछ अच्छा वक्त देख लिया। मैं जब देखता हूँ मैं अपने बाद आने वाले बच्चों पर, तो उनका क्या कसूर है? उन बच्चों का क्या कसूर है जो उन्हें आगे फैमिली को रन करना है? उनके हेल्थ मसाइल बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें मुझे अच्छा लग रहा है। आज आपका लिबास भी ठीक है। हाँ, आते ही मुझे बड़े कोई मजेदार किस्म के कमेंट्स हो रही है। दूसरा जो आपके पहलू में एक आर्टिफिशियल है अगरचे, लेकिन कम से कम नजर तो आ रहा है, सब्जा तो नजर आ रहा है। मैं खुश होती रहती हूँ। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो थोड़ी ग्रीनरी है, थोड़ी आंखें खुश हो जाती हैं। लेकिन ये हमारे घरों में इनको असल होना चाहिए। मैं जब रात को वॉक पे जाता हूँ ना कैंट गार्डन, तो जैसे ही थोड़ा सा ये कैंट से मैं दूसरी सड़क पर, जैसे टीपू सुल्तान रोड पर गया, माल रोड पर गया, या जो तीसरा रोड है, तो मुझे पता लग जाता है कि मैं अब ऐसे इलाके से गुजरूं जहाँ दोनों तरफ दरख्त लगे। तो क्या मतलब, दरख्तों का जैसे ही एरिया में गया तो हवा ठंडी हो गई। जैसे मुझे मैंने कैंट को क्रॉस किया, हवा गर्म हो गई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कसूर सारा हमारा, किसी और का नहीं। वही ना, आप सुबह सुबह ग्रीनरी को देखते हैं ना, तो आपकी आंखें भी जो है ना वो आपकी खुश होती हैं, आपका मूड भी उसके ऊपर असर पड़ता है। माहौल आपका जिस तरह का होगा आपके ऊपर असरअंदाज जरूर होगा। चाहे वो आप अगर एक अच्छे माहौल में हैं तो जाहिर सी बात है, आप चाहे जितना भी आपका मूड खराब हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा मिजाज और उसमें फर्क आता है। तो यही बात है कि हम अपने माहौल को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इस आलूदगी से कैसे बच सकते हैं। अभी हम देखते हैं रोड्स के ऊपर कितनी गाड़ियां ऐसी अभी चल रही हैं, हालांकि उनके ऊपर आए दिन हम बात करते रहते हैं कि जो ये वीडा बसेज हैं स्पेशली, उफ अल्लाह, मैं कहती हूँ कि इंतहाई अगर उनके पीछे कोई बाइक वाला जा रहा है और जो धुआं छोड़ रही है, गाड़ी में बैठे हुए आपको वो जो एनवायरमेंट का महकमा है वो आंखें बंद करके सोया हुआ है, शायद नशा करता है।
अभी हमारे दोस्त हैं, इनकम टैक्स से रिटायर हुए हैं कुछ अर्से पहले, अकरम खान साहब, रात में उनका फेसबुक देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं गुजरात गया हूँ, तो गुजरात में मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं, और वो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ और मुल्तान मुझे जहन्नम में लगता है। अच्छा, हर साल मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम जब आया हूँ 14 अगस्त को आपके प्रोग्राम में आया, तो 14 अगस्त को उस दिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जी कि आज हम मुल्तान में हजारों दरख्त लगा रहे हैं। हर साल हजारों शजरकारी की मुहिम होती है, लेकिन हमने कभी किसी दरख्त को पनपते नहीं देखा। सही बात है। अच्छा, कई मरतबा यह है कि उन्होंने हमें कहा कि आप पौधा लगा दें, हमारा नाम भी लगाते हैं, लेकिन वो अगले दिन जाएं या महीने बाद 2 महीने बाद तो पता लगा ना पौधा है ना नाम है, तो वो मुरझा नहीं जाते, जानवर आके खा गए, मुरझा गए, पानी माली बस छोड़ ये देंगे। चीजें हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये तमाम चीजें तो हमारी अब ऐसे लगे जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये हमारे ऊपर असरअंदाज भी उसी तरीके से हो रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह आज ये वर्ल्ड नेचर डे जिसका सेलिब्रेशन चल रही है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अवेयरनेस, उस पर हमें फोकस करना है। बिल्कुल सही शाकिर साहब ने बात कही कि जो इसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें अब जो है अपने बेसिक लेवल जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहां से स्टार्ट करना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स के साथ हमारे जो असातिज़ा इकराम है उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वहां पे अपने स्टूडेंट्स को अवेयर करें। और जिस समय देखता हूँ कि आज के दिन के लिहाज से दुनिया कहाँ पे खड़ी है, दुनिया के अंदर वर्ल्ड नेचर डे के लिहाज से एक वॉलंटियरिज्म का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे वॉलंटियर आज के दिन में डिसाइड करते हैं कि जी हमने अब अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए उठ खड़े होना है, और हमारी एक वॉलंटियर एफर्ट्स होंगी फॉर दी कि इस सिस्टम में जहां पे हम बहुत दूर जाते जा रहे हैं इसकी रिवाइवल की तरफ जाएं, बैक टू नेचर हम वापस आएं। और इसी तरह जो है सेकंड नंबर पे मैं देखता हूं कि जी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे एक डोनेशन का सेटअप है कि जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बिजनेस आइकॉन्स हैं, वो लोग जो है इस दिन को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि जी हमने बहुत कुछ यहाँ से बिजनेसेस कर लिया, बड़ा कुछ हमने कर लिया, तो इस जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा नेचर है, इसके लिए भी हमें डोनेशंस देने चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं हमारे पास, जैसे कि WWF है, जिस तरह FAO है, WHO है, अगर हम देखें तो फिर कैबी है, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में है, मल्टीनेशनल में है, USAID है, USDA है, तो वो इस पे काम कर रही हैं एनवायरनमेंट की रिवाइवल पे। तो हमें ये चाहिए कि डेफिनेटली बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके हमारे कंट्री के अंदर भी चल रहे हैं, जहाँ पे ऑल ओवर ग्लोब है, तो हमारे कंट्री के अंदर भी उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो हमें चाहिए कि हम एज ए वॉलंटियर होके, हम एज ए इंस्टीट्यूट्स और एज ए जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं खास तौर पे, और हम अपनी सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हुए इसको प्रमोट करें कि हम जो है नेचर की रिवाइवल के लिए हमें अब जाना है। इट्स टू मच, जैसा सर ने कहा कि बहुत हो गया कि अच्छा, हमने बिल्कुल जी इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, अभी अपने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है हम महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, इसमें हम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू। इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे एज ए कम्युनिटी हमें काम करने की ज़रूरत है, और हम अगर अपने घरों से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जी हम लोग कितना वेस्ट जो है वो डेली सिस्टम के अंदर इन कर रहे हैं, और कितना वेस्ट जो है वो सिस्टम के अंदर हमारी माल प्रैक्टिसेस की वजह से जा रहा है। दुनिया जो है वो इस वक्त 3R के ऊपर चल रही है कि हमने जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, उसको रीयूज करना है, और उसको रिसाइकल करना है। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी वेस्ट हमारा डस्टबिन में और देन उसके बाद हमारे सोसाइटीज में जा रहा है, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको अगर हम जो है वो डस्टबिन में मत फेंकें, उसकी सेग्रीगेशन वहीं पे कर लें, तो हम उससे ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और आज हम ये कहते हैं कि जी हमें सब्जियां जो मिल रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज हैं, तो अगर हम इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक तो कॉस्ट नहीं होगी फर्टिलाइजर की। अभी आपके सामने कि ये बेहतरीन टाइम है नवंबर का, अक्टूबर का महीना, इसमें जो हमारी विंटर की वेजिटेबल्स हैं वो बड़े अच्छी तरीके से हो सकती हैं। तो हम अगर इसका फर्टिलाइजर को यूज करके अपने घरों में ही सब्जी लगा लें, तो उससे ये होगा कि हमें राउंड दी क्लॉक जो है
गुड क्वालिटी वेजिटेबल जो है और चीपर रेट पे हमें जो है ना एक एक्सपेंस पे हमें अवेलेबल है, और ये एक ऑर्गेनिक भी है और हमारी हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी है। इसी तरह अगर हम देखें कि प्लास्टिक का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा हम जो है इस्तेमाल करते हैं, पहले तो परचेज करते हैं, तो हमें चाहिए कि जहां से भी हम परचेज कर रहे हैं, जिन भी सोर्सेज से हमारे घर में आ रहा है उसको हम से नो करें, उसको रिड्यूस करें, कोशिश करें अवॉइड करें। और इन केस अगर वो आपके घरों में आ गया है तो आपको चाहिए कि उसको रिसाइकल करके उससे जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पिछले दिनों में एक यहाँ पे एक निजी स्कूल के प्रोग्राम में गया हुआ था, तो मैंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने इससे जो प्लास्टिक वेस्ट था उसको इकट्ठा करके उससे ज्वेलरी बनाई हुई थी, घर के डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए थे। तो डेफिनेटली अब हमारी जो यूथ है वो माशाल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी जो है वो उसमें इंकरेजमेंट है, मोटिवेशन है, दे कैन डू। तो बस असल चीज ये है कि उनको एक लाइन पे लेके आना है, उनको गाइडलाइन करनी है, उनको हमें मोटिवेट करना है। इसी तरह हम देखें कि वाटर के लिहाज से कि हम कितना पानी जाया कर रहे हैं, और देखें कि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट हमारे पास आई है कि जो हम अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, और खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में देखूं तो सोलर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रोअर्स ये समझते हैं कि ये फ्री पानी है, जब तक सोलर या जब तक ये सनलाइट है तो ये हमारा एक जो है ना ये पानी का पंपिंग एक मस्ट आइटम है, हमें लाजमी इसको यूज करना है। तो इसमें ये चीज है कि हमें ये देखना है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर डिक्लाइन भी हो रहा है, और सेकेंडली ये है कि इसकी क्वालिटी भी डिटेरिएट हो रही है। और डोमेस्टिक लेवल पे भी हमें यही चाहिए कि हम देखें कि हम लोग अगर गुस्ल करते हैं तो जितना पानी हम उसमें इस्तेमाल करें, शायद हो सकता है उससे 4-5 गुना पानी से हमारे गुजारा हो सकता है। इसी तरह हम जो है वाटर के लिहाज से देख लें तो दुनिया क्या करती है कि वही जो वाटर है उसको जो आप वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं वही आपके वॉश बेसन से जो है वो कम्बोर्ड के जो है वाटर टैंक में चले जाता है, और वही वाटर जो है वो यूज हो रहा है, बजाय कि हम सेपरेट पानी डबल पानी यूज कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए सेपरेट यूज कर रहे हैं और कम्बोर्ड के लिए सेपरेट यूज कर रहे हैं। तो इस तरह हमें वाटर को यूज करें। इसी तरह हम देखते हैं कि सेंसर बेस्ड आजकल जो है हमारे पास अवेलेबल है, इसमें बाथरूम्स के अंदर जो है ये टूटियां, उसको हम यूज करें सेंसर बेस्ड की, जिस वक्त हमें जरूरत है तो पानी आए, और देन जब जरूरत नहीं है तो उसका ओवर यूज ना हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ जो जैसा सर ने अभी बात की कि ये एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पर्सनल है। तो अगर हम अपने घरों के अंदर ग्रीनरी स्टार्ट कर लें, किचन गार्डन डेवलप करें, और साथ ही इंडोर प्लांट, जैसे भी आप बड़ा अच्छा लगा कि जी मेरे सर ने भी जिक्र किया कि आप भी माशाल्लाह ग्रीन है और आपके साथ जो है प्लांट्स भी ग्रीन है। मैंने कहा आज डे उसका बनाया जा रहा है ना, उसी लिहाज से शजरकारी की मुहिम लग रही है। दूसरा मतलब जो एक बात की ना बड़ी अहम है, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि मैं तो समझती हूँ इस पर एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, और जो मुतलका शोबे के लोग हैं उनको बुलाना चाहिए, और हमारा जो प्रोग्राम है वहां तक जाए। ये जो सोलर पर ट्यूबवेल चल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है, देखे ना कि आप पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। ये एक तो हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा है, पानी नीचे चला गया है। और आप तसव्वुर करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि अगर आपको 1 घंटा पानी ना मिले, प्यास लगी हो, पानी ना, आपकी क्या हालत हो जाएगी। आने वाली नस्लों के लिए फिर वही बात है कि हम अपने बच्चों के लिए साया नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि जो मेरे जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो जो हमारा केयर टेकर है वो चला के चला जाता है और पानी बहता रहता है। उससे हम कहते हैं कि भाई ये क्या करते हो, कहते हैं जो पानी बहता है वो लॉन में जा रहा है, साफ पानी मतलब लॉन में जा रहा है। लॉन के लिए कोई और पानी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मिनहैसल कौम जो है ना, हम कौम तो अब रही कोई नहीं है, तो कौम की हम क्या बात करें। अच्छा, कौम की बात करते हैं, हम अपने हुक्मरानों को, हम अपनी इस टाइम अगर बात करें, हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे सियासतदान हैं, वो क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो सियासी हमारी सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से हम हालात हमारे चल रहे हैं, शाकिब साहब आप नहीं समझते हमारे दिन ब दिन हमारा जो इमेज है वो गिरता ही चला जा रहा है। हम लोग तरक्की और खुशहाली की तरफ जाने की बजाय फिर हमें ऐसा लगता है जैसे वापसी का रास्ता हमने अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की आवाम है वैसे हुक्मरान है? हाँ, ये बात मतलब जिस तरह के माहौल हमें मिल रहा है या जो हमारी आदत हो गई है वो भी तो हमसे में से हैं, ऊपर से थोड़ी आए हैं, कुछ स्काई लैब थोड़ी है, हम खुद मुंतखब करके भेजते हैं, आवे आवे के नारे लगाते हैं, गले फाड़ते हैं, उनके लिए जाने कुर्बान कर देते हैं, और वो जो मरता है कारकुन उसके घरों में कोई जाने वाला नहीं होता। सही बात। अवाम को भी सोचना चाहिए कि हमने अब किन लोगों को मुंतखब करना है। पहली बात तो ये है, उनको बताएं कि हमारे ये मसले हैं,
अब मैं कहा करता सर हूँ मसले तो बता बता के थक गए हैं। नहीं, मैं तो नहीं, सोचती हूँ सुन तो ले। वो आते हैं इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के टाइम आते हैं दरवाजे में। एक वाकया सुन ले कि हाँ। मुल्तान में माजी हाँ। में एक ऐसे एमएनए मुंतखब हुए जो बिल्कुल अनपढ़ थे। उनसे पूछा, उनके ये बताएं हाजी साहब, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है, आइन साजी होती है, हाँ। लेजिस्लेशन होती है, हाँ। और वहाँ की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, हाँ। तो आप तो एमएनए बन गए, अब कैसे आप वहाँ जाकर काम करेंगे? उसने कहा जब मेरे लीडर ने कहना है हाथ खड़ा कर देना, मेरे लीडर ने कहना मैंने हाथ नीचे कर लेना है। मतलब ये तो ये हालात है, ये मतलब वो हालात थे माजी के। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो यही कुछ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ऐसे वो ही है, पार्टी ऐसे ही है। पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते। कहीं पर आपने देखा कि किसी ने कोई कलमा हक कहा हो? अच्छा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ये एमएनएज एमपीज जो हैं ये शहरी मसाइल हल करने के लिए वहां नहीं जाते, इनके लिए एक अलग से निज़ाम बना हुआ है, बल्दियाती निज़ाम, उसको फाल करें। ये जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा हदूद जो है वो बल्दियाती महकमे की है, उसके अंडर ये सारे महकमे होते थे। जब मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम आया था तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था कि ग्रास रूट लेवल तक एक यूसी में 22 काउंसलर होते थे, नायब नाज़म, नाज़म, उनके साथ काउंसलर्स होते थे, खवातीन होती थी, माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे होते थे। वहाँ पर अगर किसी मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गया तो बजाय अदालत के वो यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मसालती कमेटी बनती थी। देखें कितना अच्छा निज़ाम था। एक इलाके में अगर 20-22 लोग काउंसलर्स हैं तो हर मोहल्ले से एक काउंसलर आ गया, तो उनको पता है कि मेरे क्या मसले हैं, आपके क्या मसले, इनके क्या मसले हैं। लेकिन वो चीज़ें सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। बल्दियाती निज़ाम ना होने से मसाइल का इजाफा होता है। नतीजा ये है कि जो हमारा एमएनए एमपीए है, हम उसे कहते हैं हमारा सीवरेज ठीक करवा दो, हमारा मतलब पानी नहीं आ रहा, हमारी बिजली नहीं आ रही, हमारे शहर के अंदर ये मसला है। भाई ये काम उनकी बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ सर जी, आकर भी तो वो यही कहते हैं ना कि आप आके हमें बताएं आपका ये काम है, तो गलत मतलब हमें करते आगे हैं। कर दिया ना, अब हम आवाम जो है हम उन्हीं से एजुकेशन का expect ना होना भी तो नुकसानदेह है ना। जब आप अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात कही, उसको हम पता नहीं, हम सारे दिन अहम बात नहीं करते हैं। आबादी का फैलाव, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारे पास गंदम नहीं होगी, पानी नहीं होगा, अद्वियात नहीं होंगी, सड़कें नहीं होंगी, अच्छा माहौल नहीं होगा। उस नस्ल का क्या कसूर है जो दुनिया में आ गई है? ना पैदा करने वाला सोच रहा है, जो मौजूद हैं उनके कितने मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला जो आपने गुफ्तगू के आगाज में कहा, माशी मसला जो है, अब देखें कि ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया है, उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा जी कि मैं तो इसराइल के लिए अपनी फिजाई सरजमीन दे रहा हूँ, आ जाएं। अब आप कहाँ बैठे? वही ना, देखे ना। पाकिस्तान ने कहा है जी कि पाकिस्तान अपने हथियारों को उसने मना कर दिया कि आपने ईरान की फिजाई सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने की, किस तरफ भी वहां पर अटैक हो सकता है। ये तो चलो सिक्योरिटी मैयर की वजह से है, लेकिन एक जो अलार्मिंग सूरत हाल हुई जो मेरे जैसे बंदे के लिए, मैंने परसों रात पढ़ लिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 4 से 5% इजाफा हो गया आलमी मंडी में। इसका मतलब है कि जब अगली मरतबा 15 तारीख को पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें इजाफा हो चुका होगा। यानी कि अवाम ने बड़े अरसे बाद चलो सुख का सांस लिया, भी पेट्रोलियम मसनूआत थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इस जंग की वजह से। अच्छा, अब आ जाए हम अपनी सूरत हाल पर। मलेशिया के वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान पहुंचे हैं 3 दिन के, चाइना के सदर आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हम शायद किसी ट्रैक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक अब इस खित्ते के, क्योंकि ईरान के साथ हम जुड़े हुए हैं जी, ईरान हमारे साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं, हाँ। सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सिवाय भारत के। मतलब भारत हमारा वाहिद हमसाया है, ये अफगानिस्तान है। बाकी तो हमारी कोशिश होती है कि उनके साथ मुल्कों के साथ एक अच्छे के साथ अच्छा रिलेशन। अच्छा से इस पे बात करते हैं डिटेल से। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं कि इसको हम किस तरीके से जो है हम महफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, इसमें हम अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू। इसमें मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे एज ए कम्युनिटी हमें काम करने की ज़रूरत है। और हम अगर अपने घरों से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जी हम लोग कितना वेस्ट जो है वो डेली सिस्टम के अंदर इन कर रहे हैं और कितना वेस्ट जो है वो सिस्टम के अंदर हमारी माल प्रैक्टिसेस की वजह से जा रहा है। दुनिया जो है वो इस वक्त 3R के ऊपर चल रही है कि हमने जो वेस्ट है उसको रिड्यूस करना है, उसको रीयूज करना है और उसको रिसाइकल करना है।
और हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी वेस्ट हमारा डस्टबिन में और देन उसके बाद हमारे सोसाइटीज में जा रहा है, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको अगर हम जो है वो डस्टबिन में मत फेंकें, उसकी सेग्रीगेशन वहीं पे कर लें, तो हम उससे ऑर्गेनिक कंपोस्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। और आज हम ये कहते हैं कि जी हमें सब्जियां जो मिल रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज हैं। तो अगर हम इसका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर लेते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, एक तो कॉस्ट नहीं होगी फर्टिलाइजर की। अभी आपके सामने कि ये बेहतरीन टाइम है नवंबर का, अक्टूबर का महीना, इसमें जो हमारी विंटर की वेजिटेबल्स हैं वो बड़े अच्छी तरीके से हो सकती हैं। तो हम अगर इसका फर्टिलाइजर को यूज करके अपने घरों में सब्जी लगा लें तो उससे ये होगा कि हमें राउंड दी क्लॉक जो है गुड क्वालिटी वेजिटेबल जो है और चीपर रेट पे हमें जो है ना एक्सपेंस पे हमें अवेलेबल है, और एक ऑर्गेनिक भी है और हमारी हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी है। इसी तरह अगर हम देखें कि प्लास्टिक का जो यूज है वो बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा हम जो है इस्तेमाल करते हैं, पहले तो परचेज करते हैं, तो हमें चाहिए कि जहां से भी हम परचेज कर रहे हैं, जिन भी सोर्सेज से हमारे घर में आ रहा है उसको हम से नो करें, उसको रिड्यूस करें, कोशिश करें अवॉइड करें। और इनकेस अगर वो आपके घरों में आ गया है तो आपको चाहिए कि उसको रिसाइकल करके उससे जो है हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पिछले दिनों में यहाँ पे एक निजी स्कूल के प्रोग्राम में गया हुआ था, तो मैंने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने इससे जो प्लास्टिक वेस्ट था उसको इकट्ठा करके उससे ज्वेलरी बनाई हुई थी, घर के डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए थे। तो डेफिनेटली अब हमारी जो यूथ है वो माशाल्लाह सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी जो है वो उसमें इंकरेजमेंट है, मोटिवेशन है, दे कैन डू। तो बस असल चीज ये है कि उनको एक लाइन पे लेके आना है, उनको गाइडलाइन करनी है, उनको हमें मोटिवेट करना है। इसी तरह हम देखें कि वाटर के लिहाज से कि हम कितना पानी जाया कर रहे हैं, और देखें कि अभी एक रिसेंट रिपोर्ट हमारे पास आई है कि जो हम अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा ओवर यूज कर रहे हैं, और खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में देखूं तो सोलर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्रोअर्स ये समझते हैं कि ये फ्री पानी है, जब तक सोलर या जब तक ये सनलाइट है तो ये हमारा एक जो है ना ये पानी का पंपिंग एक मस्ट आइटम है, हमें लाजमी इसको यूज करना है। तो इसमें ये चीज है कि हमें ये देखना है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर डिक्लाइन भी हो रहा है, और सेकेंडली जो है कि इसकी क्वालिटी भी डिटेरिएट हो रही है। और डोमेस्टिक लेवल पे भी हमें यही चाहिए कि हम देखें कि हम लोग अगर गुस्ल करते हैं तो जितना पानी हम उसमें इस्तेमाल करें, शायद हो सकता है उससे 4-5 गुना पानी से हमारा गुजारा हो सकता है। इसी तरह हम जो है वाटर के लिहाज से देख लें तो दुनिया क्या करती है कि वही जो वाटर है उसको जो आप वॉशिंग के अंदर यूज करते हैं वही आपके वॉश बेसन से जो है वो कम्बोर्ड के जो है वाटर टैंक में चले जाता है, और वही वाटर जो है वो यूज हो रहा है, बजाय कि हम सेपरेट पानी डबल पानी यूज कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए सेपरेट यूज कर रहे हैं और कम्बोर्ड के लिए सेपरेट यूज कर रहे हैं। तो इस तरह हमें वाटर को यूज कर। इसी तरह हम देखते हैं कि सेंसर बेस्ड आजकल जो है हमारे पास अवेलेबल है, इसमें बाथरूम्स के अंदर जो है ये टूटियां, उसको हम यूज करें सेंसर बेस्ड की, जिस वक्त हमें जरूरत है तो पानी आए, और देन जब जरूरत नहीं है तो उसका ओवर यूज ना हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ जो जैसा सर ने अभी बात की कि ये एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पर्सनल है। तो अगर हम अपने घरों के अंदर ग्रीनरी स्टार्ट कर लें, किचन गार्डन डेवलप करें, और साथ ही इंडोर प्लांट, जैसे भी आप बड़ा अच्छा लगा कि जो मेरे सर ने भी जिक्र किया कि आप भी माशाल्लाह ग्रीन है और आपके साथ जो है प्लांट्स भी ग्रीन है। मैंने कहा आज डे उसका बनाया जा रहा है ना, उसी लिहाज से शजरकारी की मुहिम लग रही है। दूसरा मतलब जो एक बात की ना बड़ी अहम है, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि मैं तो समझती हूँ इस पर एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, और जो मुतलका शोबे के लोग हैं उनको बुलाना चाहिए, और हमारा जो प्रोग्राम है वहां तक जाए। ये जो सोलर पर ट्यूबवेल चल रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है, देखे ना कि आप पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। ये एक तो हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर होता जा रहा है, पानी नीचे चला गया है। और आप तसव्वुर करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि अगर आपको 1 घंटा पानी ना मिले, प्यास लगी हो, पानी ना, आपकी क्या हालत हो जाएगी। आने वाली नस्लों के लिए फिर वही बात है कि हम अपने बच्चों के लिए साया नहीं छोड़ रहे हैं। यानी कि जो मेरे जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो वो जो हमारा केयर टेकर है वो चला के चला जाता है और पानी बहता रहता है। उससे हम कहते हैं कि भाई ये क्या करते हो, कहते हैं जो पानी बहता है वो लॉन में जा रहा है, साफ पानी मतलब लॉन में जा रहा है। लॉन के लिए कोई और पानी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मिनहैसल कौम जो है ना, हम कौम तो अब रही कोई नहीं है, तो कौम की हम क्या बात करें। अच्छा, कौम की बात करते हैं, हम अपने हुक्मरानों को, हम अपनी इस टाइम अगर बात करें, हमारी जो हुकूमत है, जो हमारे सियासतदान हैं, वो क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो सियासी हमारी सूरत हाल चल रही है, जिस तरीके से हम हालात हमारे चल रहे हैं, शाकिब साहब आप नहीं समझते हमारे दिन ब दिन हमारा जो इमेज है वो गिरता ही चला जा रहा है।
हम लोग तरक्की और खुशहाली की तरफ जाने की बजाय फिर हमें ऐसा लगता है जैसे वापसी का रास्ता हमने अच्छा, पकड़ आप लिया क्या समझते हैं कि जिस तरह की आवाम है वैसे हुक्मरान है? हाँ, ये बात तो है। मतलब जिस तरह के माहौल हमें मिल रहा है या जो हमारी आदत हो गई है वो भी तो हमसे में से हैं, ऊपर से थोड़ी आए हैं, कुछ स्काई लैब थोड़ी है, हम खुद मुंतखब करके भेजते हैं, आवे आवे के नारे लगाते हैं, गले फाड़ते हैं, उनके लिए जाने कुर्बान कर देते हैं, और वो जो मरता है कारकुन उसके घरों में कोई जाने वाला नहीं होता। सही बात है। अवाम को भी सोचना चाहिए कि हमने अब किन लोगों को मुंतखब करना है। पहली बात तो ये है, उनको बताएं कि हमारे ये मसले हैं। अब मैं कहा करता हूँ सब मसले तो बता बता के थक गए हैं। नहीं, मैं नहीं, तो सोचती हूँ सुन तो ले। वो आते हैं इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन के टाइम आते हैं दरवाजे में। एक वाकया सुन लें कि हाँ। मुल्तान में माजी हाँ। में एक ऐसे एमएनए मुंतखब हुए जो बिल्कुल अनपढ़ थे। उनसे पूछा, उनके ये बताएं हाजी साहब, ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है, आइन साजी होती है, हाँ। लेजिस्लेशन होती है, हाँ। और वहाँ की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, हाँ। तो आप तो एमएनए बन गए, अब कैसे आप वहाँ जाकर काम करेंगे? उसने कहा जब मेरे लीडर ने कहना है हाथ खड़ा कर देना, मेरे लीडर ने कहना मैंने हाथ नीचे कर लेना है। मतलब ये तो ये हालात है। ये मतलब वो हालात थे माजी के। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं वो भी तो यही कुछ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, ऐसे वो ही है, पार्टी ऐसे ही है। पॉलिसी से इख्तलाफ नहीं कर सकते। कहीं पर आपने देखा कि किसी ने कोई कलमा हक कहा हो? अच्छा, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ये एमएनएज एमपीज जो हैं ये शहरी मसाइल हल करने के लिए वहां नहीं जाते, इनके लिए एक अलग से निज़ाम बना हुआ है, बल्दियाती निज़ाम, उसको फाल करें। ये जो डॉक्टर साहब बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा हदूद जो है वो बल्दियाती महकमे की है, उसके अंडर ये सारे महकमे होते थे। जब मुशर्रफ का बल्दियाती निज़ाम आया था तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था कि ग्रास रूट लेवल तक एक जूसी में 22 काउंसलर होते थे, नायब नाज़म, नाज़म, उनके साथ काउंसलर्स होते थे, खवातीन होती थी, माइनॉरिटीज़ के नुमाइंदे होते थे। वहाँ पर अगर किसी मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो गया तो बजाय अदालत के वो यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मसालती कमेटी बनती थी। देखिए कितना अच्छा निज़ाम था। एक इलाके में अगर 20-22 लोग काउंसलर्स हैं तो हर मोहल्ले से एक काउंसलर आ गया, तो उनको पता है कि मेरे क्या मसले हैं, आपके क्या मसले, इनके क्या मसले हैं। लेकिन वो चीज़ें सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। बल्दियाती निज़ाम ना होने से मसाइल का इजाफा होता है। नतीजा ये है कि जो हमारा एमएनए एमपीए है, हम उसे कहते हैं हमारा सीवरेज ठीक करवा दो, हमारा मतलब पानी नहीं आ रहा, हमारी बिजली नहीं आ रही, हमारे शहर के अंदर ये मसला है। भाई ये काम उनकी बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये भी कहता हूँ, सर जी आकर भी तो वो यही कहते हैं ना कि आप आके हमें बताएं आपका ये काम है, तो गलत हमें करते आगे हैं। कर दिया ना। अब हम आवाम जो है हम उन्हीं से एजुकेशन का expect ना होना भी तो नुकसानदेह है ना। जब आप अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात कही, उसको हम पता नहीं, हम सारे दिन अहम बात नहीं करते हैं। आबादी का फैलाव, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। हम कहाँ जाएंगे भाई? हमारे पास गंदम नहीं होगी, पानी नहीं होगा, अद्वियात नहीं होंगी, सड़कें नहीं होंगी, अच्छा माहौल नहीं होगा। उस नस्ल का क्या कसूर है जो दुनिया में आ गई है? ना पैदा करने वाला सोच रहा है, जो मौजूद हैं उनके कितने मसाइल हैं। और सबसे बड़ा मसला जो आपने गुफ्तगू के आगाज में कहा, माशी मसला जो है, अब देखें कि ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया है, उसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा जी कि मैं तो इसराइल के लिए अपनी फिजाई सरजमीन दे रहा हूँ, आ जाएं। अब आप कहाँ बैठे? वही ना। देखे ना, पाकिस्तान ने कहा है जी कि पाकिस्तान अपने हथियारों को उसने मना कर दिया कि आपने ईरान की फिजाई सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने की, किस तरफ भी वहां पर अटैक हो सकता है। ये तो चलो सिक्योरिटी मैयर की वजह से है, लेकिन एक जो अलार्मिंग सूरत हाल हुई जो मेरे जैसे बंदे के लिए, मैंने परसों रात पढ़ लिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 4 से 5% इजाफा हो गया आलमी मंडी में। इसका मतलब है कि जब अगली मरतबा 15 तारीख को पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें इजाफा हो चुका होगा। यानी कि अवाम ने बड़े अरसे बाद चलो सुख का सांस लिया, भी पेट्रोलियम मसनूआत थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन इस जंग की वजह से। अच्छा, अब आ जाए हम अपनी सूरत हाल पर। मलेशिया के वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान पहुंचे हैं 3 दिन के, चाइना के सदर आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हम शायद किसी ट्रैक पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक अब इस खित्ते के, क्योंकि ईरान के साथ हम जुड़े हुए हैं जी, ईरान हमारे साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं, हाँ। सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सिवाय भारत के। मतलब भारत हमारा वाहिद हमसाया है, ये अफगानिस्तान है। बाकी तो हमारी कोशिश होती है कि उनके साथ मुल्कों के साथ एक अच्छे के साथ अच्छा रिलेशन। अच्छा से इस पे बात करते हैं डिटेल से। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शख्स साहब, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अब जंगी सूरत हाल बनी हुई है, जाहिर सी बात है
क्योंकि ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी, फ़लस्तीन भी, अब उसमें लबनान भी शामिल, मतलब जाहिर सी बात है दीगर तमाम ममालिक जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उससे मुतासिर हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये तमाम चीज़ें पहले ही हम लोग डिस्टर्ब हैं, बिल्कुल हमारे इतने सारे मसाइल हैं, और फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आ जाना जिसमें हम कहेंगे हाँ जी हमारे कोई बहुत ही कोई हम तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएंगे, तो वो आलमी हालात स्टेबल नहीं होंगे, वहाँ पर जंगे हैं एक दूसरे ममालिक में, मतलब इख्तलाफात और जंगी सूरत हाल होगी। अल्टीमेट हमें तो अपने वसाइल हमारे पास नहीं है, हमें तो उन ममालिक की तरफ देखना पड़ता है जहाँ पर सुकून है और वो कुछ आकर हमें स्पॉन्सर करते हैं, कुछ नए माशी मनसूबे हमें, जैसे मैंने कहा कि चीन के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अच्छा, चीनी सरबराह का आना हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है, अल्लाह करे अच्छा साबित हो, लेकिन जब आलमी हालात अच्छे नहीं होंगे तो चीन भी सोचेगा कि मैं मतलब पाकिस्तान में क्यों, अपने मुल्क में ही क्यों ना करूं इन्वेस्टमेंट। लेकिन सी पैक अब करीब क्या करे, उसके समरात पाकिस्तान की आवाम तक आए, ग्वादर पोर्ट है, चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम किसी टैग पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि फलां मामला हो गया, फलां मामला हो गया, रूस ने फलां जगह पे हमला कर दिया। मतलब है कि हमें तो कुछ सुकून नहीं मिल रहा, हम खित्ते की ऐसी जगह पर बैठे हैं। अच्छा, उसका जो सबसे बड़ा नुकसान है ना वो पाकिस्तानी आवाम को होता है, मईशत में जो बेहतरी के इम्कानात होते हैं वो फौरी तौर पर रुक जाते हैं। और हमारा बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कोई चीज़ भी अपनी नहीं है। कम से कम अगर पेट्रोल हमारा अपना होता, तेल हमारा अपना होता, तो हमें अपना ज़र मुबादला बचाने के लिए पूछें, जैसे जो बड़ी सोसाइटीज या प्राइवेट सोसाइटीज बन रही हैं तो वहाँ पे जो उनके गैस के जो प्राइसेस हैं, जो उनके बिल हैं, वो मैनी टाइम बढ़ गए हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें बायोगैस का हमारे पास एक ऐसा सेटअप है। अब देखें कि पाकिस्तान में कितने लाइफ स्टॉक सेक्टर जो हमारा है वहाँ पे कितना वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है लाइफ स्टॉक का। हमेशा बात करते हैं डॉक्टर साहब, कुदरती वसाइल से हम माला माल हैं, पाकिस्तान के बारे में हमेशा यही बात की जाती है। जी बिल्कुल, पर हम उन्हीं कुदरती वसाइल से महरूम हैं। एग्जैक्टली नहीं, हम वसाइल हैं, हम उसका गलत यूज कर रहे हैं। जैसा वेस्ट है तो वेस्ट को अगर आप जो है उसको ओपन पड़ा रहने देंगे, उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि दिसंबर तक गर्मी का ऐसा सिनेरियो रहेगा। तो जब तक हम जो है वो कार्बन की सिंक्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ये चीजें बेहतरी आने की चांसेस कम होंगे इसमें। और जिससे मैं भी बात कर रहा था कि लाइफ स्टॉक हमारे पास है तो लाइफ स्टॉक का वेस्ट जो है वो जाया हो रहा है। अगर हम उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें तो जिससे हम देखते हैं कि जी आज डिफरेंट हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी कम हो रही है, तो उसको फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करेंगे और फार्मर की कास्ट भी कम होगी और सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज एक और है वो ये है कि हमें बायोगैस जितनी भी वहां पे है उसे अगर हम बायोगैस बना लें तो हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट जो है बायोगैस से भी पूरी हो सकती है। और यहाँ पे हम मुल्तान में बैठे, यहाँ पे बहुत अच्छे ऐसे फार्मर्स भी हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने बायोगैस के यूनिट्स बनाए हुए और वो अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी कर रहे हैं। तो इसी तरह हमने जैसा बात की कि सर ने जैसा बात की कि जी एक सबसे बड़ा मसला हमारा जो है वो हमारे रिसोर्सेज हैं कि महंगाई है। तो मैं समझता हूँ कि देखिए जी चाइना है हमारे साथ, हमारा हमसाया मुल्क है, इवन हम इंडिया की बात करते हैं। कल ही हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया जिसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी मौजूद थे। अब उसमें यही चीज बता रहे थे कि जी हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, अनफॉर्चुनेटली हम उन चीजों को यूज नहीं कर पा रहे और चाइना और इंडिया उनको यूज करते हुए काफी हद तक जो है वो ऑर्गेनिक साइड पे चले गए हैं और वो अपनी जो है जो ये केमिकल हैजर्ड से वो लोग अपनी नेशंस को लेके दूर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें भी यही चाहिए कि जैसा किचन गार्डनिंग है उसको प्रमोट करना चाहिए और हमें प्लांटेशन जितना मैक्सिमम हो सके उसको ऐड करना चाहिए। तो ये समझते हैं कि जिसका कहते हैं दरख्त लगाना सुन्नत नबी है और जैसा सर ने भी बात की तो ये हम सबको एक कौम की तौर पर कोशिश कर, हर पर्सन अपने जिम्मे लगा ले कि इस सीजन के अंदर जी हमने 3 से 4 दरख्त हर पर्सन ने लगाने हैं, तो उसके साथ उनको हमने मेंटेन भी करना है। सर मैं बताएं किचन गार्डनिंग के बारे में जरा बताएं। सर मैं बिल्कुल, तो किचन गार्डनिंग जो है वो यही है कि जो आपके पास आपकी विंटर या समर में जो आपका सीजन है उसकी सब्जियों के बीज अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में और हम उन्हीं बीजों को जो है आपके घर के अंदर अगर कहीं क्यारी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर क्यारी नहीं भी है तो आपकी रूफ टॉप मौजूद है। आजकल देखिए हम देखते हैं तो रूफ टॉप बहुत, चाइना को फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल है कि वहां पे कोई भी रूफ टॉप खाली नहीं, हर रूफ टॉप जो है वो ग्रीन है और सेकेंडली वहां पे हर रूफ टॉप में किचन गार्डन डेवलप है। तो हम वहां पे किचन गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं रूफ टॉप पे। अगर कोई लोग छत पे नहीं करना चाह रहे तो आपके पास जो वेस्ट मटेरियल जैसे हम कहते हैं बाहर फेंक देते
करते हैं और ये वेस्ट हमारे लिए आलूदगी का बायस बन रहा है। तो इसी प्लास्टिक के बर्तनों को, इन्हीं बैग्स को, इन्हीं जो है पुराने जो है हमारे पास पॉट्स हैं, इन्हीं को हम अगर इनमें कंपोस्ट बनाएं घर में, इसी जो आपका किचन का वेस्ट है, आपकी वेजिटेबल और फ्रूट पील्स ऐसे कंपोस्ट बनाए, इसी की फिलिंग कर लें। और अगर आप यहाँ पे सब्जियां लगाएं तो राउंड दी सीजन आपको सब्जी भी मिलेगी। और डेफिनेटली ये है कि जो किचन का एक बर्डन है वेजिटेबल का, जैसा सर ने भी जिक्र किया कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि सारी जिस सब्जी की तरफ जाते हैं उसकी कीमत ज्यादा है। तो अगर हम खुद से सब्जियां जो है हमारे घर में डोमेस्टिक स्टार्ट हो जाए तो किचन का जो फाइनेंशियल वेस्ट है वो भी जो है, जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। और इसी तरह देखें कि जी सूदिंग इफेक्ट के, जैसे हम बात करते हैं कि जी अगर आज बाहर में आउटडोर प्लांट्स होने चाहिए तो इंडोर प्लांट्स भी होने चाहिए। हमारे बहुत सारे पोल्यूटेंट सर यहाँ पे ऐसे हैं जो हमारे कमरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर है, जो भी हमारी माल प्रैक्टिसेस की वजह से। अगर हम इंडोर प्लांट्स घरों के अंदर लगाना शुरू कर दें तो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स और कंटामिनेंट्स ये इंडोर प्लांट्स जो है उनको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। और अल्टीमेटली क्या है कि आप जो है वो इन बीमारियों से, जो कि हमें हर पर्सन जिससे इफेक्ट हो रहा है और उसका सोर्स हमारा एनवायरमेंट है, तो हम उससे बच सकते हैं। अच्छा, क्योंकि बीमारियां भी अब ऐसी ऐसी आ गई हैं कि पता भी नहीं चलता कि आपको, इवन कि हम थोड़ा सा नजला जुकाम को इजी ले जाते हैं, टाइम यही आपको जो है वो आप उसको नॉर्मल ले रहे होते हैं, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में आपको जो है वो नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो हम तो बहुत लाइटर मोड पे चल रहे होते हैं। और आप ये देखें कि ओल्ड एज में अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, उसमें बुजुर्गों के लिए अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, खांसी है, नज़ला, वो सांस नहीं ले सकते हैं। ऐसे ही है। और ग्रेजुअली उनकी बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पर उनको ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है, शुगर हाई हो जाती है, दिल का दौरा पड़ जाता है। अच्छा, हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमने अपने बुजुर्गों को किस माहौल में रखा हुआ है। कंजेशन है। अब एक घर है 2 कमरों का, उसके अंदर 12 बंदे जो रह रहे हैं, तो एक दूसरे के जरासीम दूसरे को लग रहे हैं, हाँ वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। तो हमने तो ये सोचा ही नहीं ना कि 2 कमरों के घर में हमें कितने लोगों को रखना है। सर जी, हालात भी तो इस तरह के हैं कि लोगों की मजबूरियां भी बहुत ज्यादा हैं। इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शाकिब साहब, जिस तरह से सूरत हाल, हम तो तमाम चीज़ें बात कर रहे हैं, हमारे इस टाइम जो अपनी मुल्की हालात चल रहे हैं, जो जलसे जुलूस और फिर हम देखते हैं धरने चल रहे हैं, क्या आया हमारे मुल्क में ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम उन चीज़ों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे आज तक? देखिए मेरी बात सुने, जलसे जुलूस हो, कहीं पर कोई कट हो, कोई शादी ब्याह हो, कोई इज्तिमा हो, तो मुफ्त भी होते, उस पर सरमाया लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या ही अच्छा हो कि अभी 1 साल आप जलसे जुलूस ना निकालें, अपने सूबे के, अपने सूबे के अवाम को कहें, उनको रिलीफ दें, उनके लिए जो उनके मसाइल उनको हल करें। और ख़ास तौर पर ये जो साल है, ये जो महीना चल रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। बाहर से लोग आ रहे हैं, आपने 19 तारीखों में वहाँ पर चढ़ाई करनी है, ना करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। चीज़ों को आप पाकिस्तान के लिए सोचें, अगर नहीं सोचते तो खामोश हो जाएं, कम से कम अपने सूबे के अवाम के लिए कुछ सोचें। देखिए हमारे चारों के चारों सूबे जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ कैफियत में हैं। बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में बेरोज़गारी इतनी है कि यहाँ का बेरोज़गार और ख़ास तौर पर साउथ का जो नौजवान है वो बेचारा मजदूरी करने वहाँ जा रहा है और वहाँ से वो डेड बॉडी उनकी आ रही है। हालात मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, सिंध के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी जहाँ पहुँच गई है, उस पर हमें रोकथाम करना चाहिए कि कैसे, मतलब मुझे अगर आपकी शक्ल पसंद नहीं, आपकी आवाज़ पसंद नहीं, आपका नज़रिया पसंद नहीं, सियासी बात मुझे पसंद नहीं, और मैं कहूँ कि नहीं आसमा ने आज ये बात कही है, लोग आपको कत्ल कर दें, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। हमें ये मुतशद्दिद रवैया ख़त्म करना पड़ेगा, शिद्दत पसंदी ख़त्म करनी पड़ेगी, और जो फ़िरका वारियत है उस पर उसको देख, जो हमारे जो असल मसाइल हैं। बलूचिस्तान में देख लें, वहाँ पर अलहदगी पसंदों की जो तहरीक है और उनके जो कार्रवाइयाँ हैं उसको, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। वहाँ पर बेगुनाहों का जो कत्ल हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। इस तरह KPKP के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो भी सारी आपके सामने हैं। आपके लिए बड़े मसाइल हैं इस वक्त, बजाय ये कि आप अपने लिए अपने कोई अच्छा, अभी तो साल नहीं हुआ इस इलेक्शन को,
सही बात है। 1-1.5 साल आप आराम करें, उसके बाद अल्टीमेट अवाम खुद फैसला करते हैं। या अवाम की वोट की जो ताकत है, हम कहते हैं कि वोट की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए इलेक्शन डे पर। लेकिन अभी जो बुनियादी मसाइल हैं अवाम के पास, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात कही है कि आने वाले दिनों में तो पानी का बहरान पैदा होगा। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख लें, साफ पानी नहीं है। मिनरल वाटर क्यों बिकता है? इनकी पाबंदी होनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो अपनी सतह पर लोगों को पानी मुहैया करते। ट्रीटमेंट प्लांट हर यूसी में 5, 6, 10, 12 प्लांट लग जाते, किसी को जरूरत नहीं है। अब तो आप देख लें कि हर गली मोहल्ले कूचे के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कारखाने लगे हुए हैं और उनका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अच्छा, उसके बाद अद्वियात को देख लें आप। अद्वियात जितनी तेजी से महंगी हुई है, चले नौजवान उसकी सेहत अच्छी है वो नहीं खाता, लेकिन जिनको जरूरत है, जो अद्वियात की वजह से जिंदा हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। आज भी सर मैं खुद, क्योंकि अब थोड़े दिनों पहले मैंने टेस्ट करवाया, तो मतलब आपका 2000-3000 का तो एक खाली टेस्ट है जी, देखे ना। अच्छा, जो डॉक्टर रेकमेंड करेगा, आपने फलां ही जगह से आपने वो, अच्छा, वहां से ना करवाएं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वहां से ना करवाएं तो वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। वो कहते हैं जी हमने आपको जांच करा, आपने वहां से क्यों नहीं करवाया। कुछ ऐसी लेबॉरेटरीज हैं जिनके रेट्स बहुत कम हैं और उनके जो नताइज हैं वो बड़े मतलब अच्छे हैं, मतलब डॉक्टर्स वहाँ अच्छी फैकल्टीज है हर चीज़ की। तो मकसद ये है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हम क्या करें कि हम डॉक्टरों के लालच का भी शिकार हैं। हम मतलब है हर जगह पर हमें हर जगह पर ना एक स्पीड ब्रेकर्स का सामना करना पड़ता है। तो बजाय ये कि आप मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए थोड़ा सा इंतज़ार करें, आप अपनी चीज़ें फ़िलहाल आगे ले जाएं। उसकी वजह ये है कि हमें अवाम को ज़रूरत है, बिल्कुल अवाम को सुख का सांस लेने दें। सर क्या मैसेज देंगे? टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आज वर्ल्ड नेचर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हमें ना दोबारा नेचर को लौट के आना है, नेचर की तरफ वापस जाना है। और हम देखते हैं कि आज से कोई 30-40 साल पहले हमारे अबाउताज जो थे वो सब चीज़ें कुदरती तरीके से कर रहे थे, फार्मिंग भी कुदरती थी और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल था। जैसा अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि जी मेडिसिन वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो उस वक्त तो इलाज भी कुदरती तरीके से होता है। इन्हीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मेडिसिनल प्लांट से हर चीज़ का कुदरत ने इलाज भी रखा हुआ है, इसमें शफा भी है। तो हमें कुदरत की तरफ आना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और सुबह वॉक के लिए बड़ा कंपल्सरी होना चाहिए कि हर पर्सन को वॉक तो भूल गए हैं सर जी आजकल, तो वो कहते हैं ना वॉक करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ जी, तो हमें लाइफस्टाइल के अंदर ना बैलेंस लेके आना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि जितना भी हम जो रिसोर्सेज हैं हम सब मिलके इसको अपना समझते हुए और एक इस चीज़ को समझें कि हमारे मुल्क के भी वसाइल हैं और अल्लाह ताला ने भी कल इन वसाइल का हमसे हिसाब लेना है। तो हम फिर उसमें हमें ऑनरशिप आएगी, अपने बच्चों में हम एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें दोनों का किरदार है, पेरेंट्स का भी किरदार है कि बच्चे जब सारा दिन उनके पास घर में रहते हैं तो वो ऐसी गुड एग्जांपल्स को वो खुद भी करें, ऑप्ट करें और प्रमोट करें ऐसी चीज़ों को। और साथ में टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ पे भी लाजमी बच्चों की जो है ऐसे सेमिनार, वर्कशॉप और एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि वो इसमें जो है इंटरेस्ट लें। और सेकेंडली हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज लाएं, सिंपलिसिटी की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह ये सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। शाकिर साहब आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें मिलकर पहला तो ये है कि एटमॉस्फेयर के लिए काम करना चाहिए और अपने बच्चों को शऊर दें कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना, जंक फूड की तरफ नहीं जाना और जो चीज़ें आलूदगी फैला रही हैं उसको कम करने के लिए अपना हिस्सा बटाएं। बल्कि अगर स्कूल के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आपके बच्चे में इतनी करेज होनी चाहिए कि वो अपने असातिज़ा कराम से कहे कि टीचर ये चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम जो इतने तरोताज़ा सुबह आते हैं हम मुरझा जाएंगे, कहीं पर तो बच्चे के आप तरबियत करें कि वो अपना पैगाम लेकर वहाँ जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।